हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए, जैसे कि लास्ट टॉपिक हमने पेडिग्री एनालिसिस पिछले पार्ट में डिस्कस किया है, ठीक है। तो अगर अब तक आप लोगों ने पार्ट नहीं देखा तो आप लोग स्टार्ट को देखिए, जिससे कि आपको बाकी टॉपिक्स को समझ में आए, ठीक है। इसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं सेक्स डिटरमिनेशन। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक मिनट समझाना चाहूंगा, ये क्लियर करना चाहती हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि जितने भी वीडियोस अपलोड हो सबके नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। इनफैक्ट आपने क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स को वीडियो शेयर करिए, ठीक है, जिसकी वजह से उनके लिए भी हेल्पफुल रहे, वो भी इजीली बायोलॉजी अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है, इजी वे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट सेक्स डिटरमिनेशन। व्हाट इज सेक्स डिटरमिनेशन? देखिए, सबसे पहले सेक्स डिटरमिनेशन को किसने पॉइंट किया था? तो पॉइंट बाय एमसी क्लम साइंटिस्ट ने सबसे पहले सेक्स डिटरमिनेशन को क्या किया था? पॉइंट किया था, खोजा था। और इन्होंने एमसी क्लम ने एक स्पेशल थ्योरी दी थी, ठीक है, स्पेशल थ्योरी दी थी। किसके ऊपर दी थी थ्योरी? सेक्स डिटरमिनेशन के ऊपर। जिस थ्योरी का नाम था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है। क्या नाम था टॉपिक इस थ्योरी का? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। इस थ्योरी को उन्होंने दिया था एमसी साइंटिस्ट ने, ठीक है, जिसमें उन्होंने सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में डिस्क्राइब किया था। देखिए, सेक्स डिटरमिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है इन व्हिच सेपरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन सेम स्पीशीज ऑफ इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ सेक्स पैथोमॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल रिएक्टर, ठीक है, जिसमें हम डिटरमिनेशन करवाते हैं, डिटरमाइन करवाते हैं किसको? मेल को एंड फीमेल को, मेल को और फीमेल को हम डिटरमाइन करवाते हैं, ठीक है, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ morphological and sex character, ठीक है। इसकी हेल्प से हम इसको डिटरमाइन कर पाते हैं कि वो अगर मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है। तो ये थी क्रोमोसोमल थ्योरी, ठीक है। इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कुछ और भी थ्योरी थी, ठीक है, जैसे कि हमने एंसिकल साइंटिस्ट के बारे में सबसे पहले देखा एंसिकल का ये थ्योरी है, स्पेशल थ्योरी हम देखते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है। लेकिन और भी कुछ ऐसी थ्योरीज थी जो कि अदर साइंटिस्ट आए और उन्होंने थ्योरीज दी, लेकिन इनकी थ्योरी ज्यादा नहीं है आप लोगों को लर्न करने के लिए, क्योंकि ये जो है पॉइंट किया उन्होंने एंसिकल साइंटिस्ट ने सेक्स डिटरमिनेशन को, इसलिए मैं भी इनकी थ्योरी हमसे पूछ लेता है। और भी कुछ थ्योरीज हैं जिनमें हम सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में स्टडी करते हैं, तो चलिए उन थ्योरीज को हम नोट कर लेते हैं। वो कौन कौन सी थ्योरीज जिनमें हम सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, तो देखिए, थ्योरीज that explain what sex determination, ऐसी थ्योरी जो कि सेक्स डिटरमिनेशन को एक्सप्लेन करती है, वो कौन कौन सी थ्योरी है? तो सबसे पहले कौन सी थी? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। ये तो पता ही है, एंसिकल साइंटिस्ट ने दी है, ठीक है। इसी थ्योरी को हमें ज्यादा याद रखना है, ताकि हमें और जो थ्योरी है उसके बारे में ये हमें नहीं समझना है कि थ्योरी किसने दिया है, ठीक है। बस हाँ, सेक्स डिटरमिनेशन को डिस्क्राइब करके दिया, ठीक है। तो मेन थ्योरी है कि और क्लास 12 लेवल। सेकंड है जेनेटिक बेस्ड थ्योरी। जेनेटिक बेस्ड थ्योरी में भी डिस्क्राइब किया गया है सेक्स डिटरमिनेशन को। थर्ड है मेल हैप्लॉइडी एंड फीमेल डिप्लॉइडी, ठीक है। ये कौन सी है? ये सेकंड थर्ड थ्योरी है, मेल हैप्लॉइडी और फीमेल डिप्लॉइडी, ठीक है। टोटल 5 थ्योरी थी। हार्मोनल सेक्स डिटरमिनेशन, ये है आपकी थ्योरी नंबर 4। और थ्योरी नंबर 5 क्या है? एनवायरमेंटल थ्योरी, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरीज थी जिन पे ही हम लोग स्टडी कर पा रहे हैं सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में, ठीक है। तो इन सभी थ्योरीज को हमें एक एक करके स्टडी करना है, तो हम इन सभी थ्योरीज को एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमें स्टडी करना है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। ओके, सो फर्स्ट थ्योरी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। ये है आपकी फर्स्ट थ्योरी, ठीक है, जिसमें कि सेक्स डिटरमिनेशन को डिस्क्राइब किया गया। तो आपको ये थ्योरी क्या कहती है, इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है इस थ्योरी में, इसमें समझ लेते हैं। इसमें ये बताया गया था कि वो क्रोमोसोम ही है जो डिटरमाइन करता है, ठीक है। क्रोमोसोम ही है जो डिटरमाइन करता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन मेल है या फिर फीमेल है। बात तो क्लियर है, इतना तो हमें पता है कि क्रोमोसोम कितने नंबर होते हैं? टोटल होते हैं क्रोमोसोम 46, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक में होते हैं 46 के साथ कितने पेयर? 23 पेयर, ठीक है। तो देखिए 2 टाइप के होते हैं, एक में होता है 22 पेयर, 22 पेयर यानी कि 44 क्रोमोसोम, जिसे हम कहते हैं ऑटोसोम, ठीक है। और फिर आता है 1 पेयर, जिसमें कितने क्रोमोसोम? 2 क्रोमोसोम, जिसे हम कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम। ओके, तो देखिए ये सेक्स क्रोमोसोम जो होता है 2 होते हैं, ये भी डिस्क्राइब करता है
होता है, ठीक है। क्रोमोसोम सेक्स डिफरेंशिएशन जो डिस्क्राइब किया गया है ये 2 टाइप में है, एक है हेटेरोगैमेटिक मेल और एक है हेटेरोगैमेटिक फीमेल। इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं ये क्या कहा गया है। देखिए ए है हेटेरोगैमेटिक मेल। अगर हम हेटेरोगैमेटिक मेल की बात करें तो ये क्या है हेटेरोगैमेटिक मेल। देखिए हेटेरोगैमेटिक फीमेल है और एक हेटेरोगैमेटिक मेल है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं हेटेरोगैमेटिक मेल क्या होता है, तो कहते हैं कि हम समझेंगे हेटेरोगैमेटिक फीमेल के बारे में। तो देखिए हेटेरोगैमेटिक मेल जो होता है इसमें मेल जो होता है वो हेटेरोगैमेटिक होता है, जबकि फीमेल इसमें कैसी होती है होमोगैमेटिक। बात सिंपल है, हेटेरोगैमेटिक मेल तो इसमें मेल क्या होगा हेटेरोगैमेटिक और फीमेल क्या होगी होमोगैमेटिक, फीमेल में सेम क्रोमोसोम होगा और मेल डिफरेंट होगा, ठीक है। ये भी 2 टाइप का होता है, ठीक है। ये 2 टाइप का होता है, ये भी हेटेरोगैमेटिक मेल भी 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप का और एक होता है एक्स एक्स और एक्स जीरो टाइप का। जीरो क्या है, जीरो में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, वहां पर सिर्फ किसी को लेके इसको कुछ नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइप होते हैं, एक एक्स 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 वाई टाइप और एक एक्स 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 जीरो टाइप, ठीक है। ये 2 टाइप होते हैं। सबसे पहले हम दोनों को समझ लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए सिंपल है, जब एक्स एक्स है, एक्स एक्स क्या है फीमेल होमोगैमेटिक एज वी नो, और एक्स वाई क्या है मेल एज वी नो क्या है हेटेरोगैमेटिक, ठीक है। जब ये दोनों क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, इधर एक्स एक्स इधर एक्स वाई, इधर बताइए एक्स एक्स और इधर एक्स वाई। ये साइड क्या है मेल, सॉरी फीमेल, ये क्या है फीमेल, ये है मेल, इधर फीमेल इधर मेल। बताइए टोटल कितने साइड हुआ पॉसिबिलिटी 4 साइड की, और पॉसिबिलिटी क्या है 50/50 की, यानी कि हाफ समय फीमेल हो सकती है और हाफ मेल चाइल्ड भी हो सकते हैं, यानी कि 50% फीमेल चांस है 50% मेल चांस है। लेकिन अगर हम बात करें एक्स एक्स और एक्स ओ टाइप की तो देखिए ये एक्स ओ यानी कि कुछ है नहीं है ना, तो देखिए ये क्या है मेल है हेटेरोगैमेटिक और ये तो फीमेल वाले होमोगैमेटिक रहेगी क्योंकि हेटेरोगैमेटिक मेल का फॉर्मेट ये क्या थी फीमेल, ठीक है। जब ये क्रॉस किया तो क्या बना, यहां पर एक्स एक्स बना, यहां भी एक्स एक्स बना, यहां क्या बना एक्स ओ बन गया और इधर क्या बना एक्स ओ बना। बताइए ये दोनों क्या थी फीमेल, ये दोनों क्या है मेल, है ना। क्लियर हुआ इतना, क्लियर हुआ ना। अब देखिए ये किसमें पाया जाता है कि ये क्या है भाई, ऐसा नॉर्मली ह्यूमन में पाया जाता है पर ऐसा किसमें क्रोमोसोम पाया जाता है, ह्यूमन में तो एक्स वाई एक्स फीमेल में और एक्स वाई मेल में पाया जाता है, लेकिन एक्स ओ मेल में किसमें पाया जाता है भाई, एक्स जीरो या एक्स ओ आर्टिकल ये किसमें पाया जाता है। तो देखिए ये जो है ए वाला, ठीक है, जैसे एक्स और एक्स ये जो है एग्जांपल इसमें हो जाएगा ह्यूमन भी हमें पता भी है ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में हो जाएगा क्रोमोसोम। और अगर हम बात करें एक्स और एक्स ओ या एक्स जीरो टाइप की तो ये जो होता है इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्रास ओवर एंड इंसेक्ट, चाहे वो कोई भी इंसेक्ट हो सब में क्रोमोसोम एक्स एक्स और एक्स जीरो टाइप के पाए जाते हैं। फीमेल जो होती है वो एक्स एक्स होता है, मेल जो होती है मेल जो होता है वो एक्स जीरो होता है, ठीक है। कंफर्म हो गया। अब देखिए हमें समझना है हेटेरोगैमेटिक फीमेल, हेटेरोगैमेटिक मेल तो क्लियर हो गया ना। अब हमें समझना है हेटेरोगैमेटिक फीमेल, हेटेरोगैमेटिक फीमेल के बारे में चलिए हम स्टडी कर लेते हैं। अगर हम बात करें बी, ये बी है ना, ये तो हो गया हेटेरोगैमेटिक मेल। अगर हम बात करें हेटेरोगैमेटिक फीमेल, अगर हम बात करें हेटेरोगैमेटिक फीमेल की तो ये क्या होता है, इसमें देखिए फीमेल कैसी रहेगी हेटेरोगैमेट और मेल कैसा रहेगा होमोगैमेटिक, ठीक है। अब देखिए आप भाई हम लोग हर जगह यही पढ़ते हैं कि फीमेल जो होती है वही होमोगैमेटिक होती है जबकि मेल क्या होता है हेटेरोगैमेटिक। लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो फीमेल जो है हेटेरोगैमेटिक होती है, ठीक है। तो चलिए ये भी कितने टाइप के होते हैं, ये भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे मेल हेटेरोगैमेटिक भी 2 टाइप का था तो वैसे फीमेल हेटेरोगैमेटिक भी 2 टाइप की होती है। जैसे ये हो जाएगा जेड जेड और जेड डब्ल्यू टाइप, ठीक है, और एक हो जाएगा जेड जेड और जेड ओ टाइप, ठीक है। तो चलिए आप ये समझ लेते हैं ये क्या है। तो देखिए जेड जेड क्या है मेल है, हमें पता ही है कि मेल क्या है वो क्या है हेटेरोगैमेटिक फीमेल है तो, और जेड डब्ल्यू क्या है फीमेल है, ठीक है। जब ये क्रॉस करेगा जेड जेड बनेगा, इधर जेड डब्ल्यू बनेगा, यहां बताइए जेड जेड और यहां जेड डब्ल्यू, ये क्या है फीमेल, इधर इधर ये क्या है मेल, ये क्या है फीमेल, ये मेल और ये फीमेल। कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए जब यहाँ पे सेपरेट हो गया है डिफरेंट टाइप की हेटेरोगैमेटिक फीमेल ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्रॉस कंफ्यूजन जरूर है, आपको हो सकता है जेड जेड को फीमेल लिखते हैं ऐसा नहीं, जेड जेड जो मेल है, ठीक है। यहाँ पे होमोगैमेटिक मेल और हेटेरोगैमेटिक फीमेल है। और जब इसका क्रॉस लाइन यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड जेड जो क्या था मेल था, और जेड ओ या फिर जेड जीरो कुछ भी करिए वो क्या थी फीमेल थी, ठीक है। ये क्रॉस होगा तो बनेगा जेड जेड इधर जेड ओ इधर जेड जेड और फिर जेड ओ, ये क्या है मेल है, ये फीमेल इधर मेल इधर फीमेल, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए ये एग्जांपल किसके होते हैं, तो देखिए ये है इसका एग्जांपल हो जाएगा बर्ड, ठीक है, फिश और डोमेस्टिक फाउल, यानी कि जो मुर्गी ये सब जो पालतू होते हैं, ठीक है, उसका एग्जांपल हो जाएगा। जेड और जेड डब्ल्यू टाइप का, और जेड जेड और जेड ओ टाइप की हम बात करें तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे बटरफ्लाई एंड मॉथ, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए आप कंफ्यूज यहाँ पे ये होंगे, सबसे पहले बात ये क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ एक्सप्लेनेशन जो था वो तो क्लियर हो
गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम पढ़ने जेनेटिक बैलेंस थ्योरी। तो देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, कंफ्यूज इस बात होंगे कि आखिर एग्जाम में कैसे पूछेगा। बात सही है, एग्जाम में आके कैसे पूछेगा, जिससे कि आप यही आप लोग कंफर्म हो जाएगा कि एग्जाम में ये पूछेगा ना कि बर्ड बताइए कि बर्ड में हेटेरोगैमेटिक होता है या फिर हेटेरोगैमेटिक फीमेल है या फिर हेटेरोगैमेटिक मेल है। ओके, और इसको है एक्सप्लेन भी करिए। देखिए आप बता दें कि हेटेरोगैमेटिक फीमेल है, मैंने बता दिया बर्ड से कौन क्या होता है, हेटेरोगैमेटिक फीमेल होती है, ठीक है, बर्ड का हेटेरोगैमेटिक फीमेल। लेकिन आपको पहले एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसलिए इस स्लाइड को लिख करके और ये पूरा चार्ट बना करके क्या करना रहेगा, डिस्क्राइब करना रहेगा, जिससे कि ये क्लियर हो सके कि आपको कुछ पता भी है इसके बारे में, ठीक है। तो इसे डिस्क्राइब करना पड़ेगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बोर्ड पे। ओके, अब देखिए हमें सेकंड थ्योरी पढ़नी है, जेनेटिक बेसिस ऑफ जेनेटिक बेसिस थ्योरी, ओके, या फिर जेनेटिक बैलेंस थ्योरी। देखिए सेकंड जो है उसका नाम है जेनेटिक बैलेंस थ्योरी, जिसे हम जेनेटिक बेसिस थ्योरी भी कह सकते हैं, ठीक है, जेनेटिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है। ये कैसी थ्योरी है, इसमें क्या बताया गया। देखिए फर्स्ट थ्योरी जो थी क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, से किसने दिया था, क्लासिक क्लब ने। जेनेटिक बैलेंस थ्योरी को किसने दिया है, तो सीबी ब्रिज साइंटिस्ट ने, ओके, इसे दिया है सीबी ब्रिज साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को दिया है, ठीक है। किस जेनेटिक बैलेंस थ्योरी को, ओके, कब दिया था, 1923 में। इस थ्योरी को उन्होंने दिया है 1923 में। इस थ्योरी में ये बताया गया है कि जो सेक्स रेशियो होता है, ठीक है, सेक्स रेशियो सेक्स डिटरमिनेशन रेशियो होता है, सेक्स रेशियो को किस चीज के लिए डिटरमाइन करने के लिए, वो होता है x/y, इस रेशियो में पाया जाता है, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा है सीबी ब्रिज साइंटिस्ट ने जेनेटिक बेसिस थ्योरी में कि जो y क्रोमोसोम होता है, y क्रोमोसोम जो होता है, ये रिस्पांसिबल होता है, ठीक है, ये रिस्पांसिबल होता है किस चीज के लिए, इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ मेल। देखिए हम लोग अब तक क्या समझते थे कि वाई क्रोमोसोम है यानी वो मेल है, लेकिन ये साइंटिस्ट जब आए, सीबी ब्रिज साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि वाई क्रोमोसोम किसी और चीज के लिए नहीं डिपेंडेंट रिस्पांसिबल, जबकि इसके रिस्पांसिबल है कि मेल की फर्टिलिटी के लिए रिस्पांसिबल है, ठीक है। मेल फर्टाइल है, फर्टाइल मेल में अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो मेल कैसा रहेगा, फर्टाइल रहेगा, इन्होंने ये बताया था, ठीक है। और उन्होंने कहा कि सेक्स रेशियो x/y के टर्म में डिस्क्राइब होता है, ठीक है। देखिए इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था, तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला फ्लाई के ऊपर, ठीक है। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला फ्लाई के ऊपर, ठीक है। अब देखिए इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया कि x/y या फिर x/a भी हम लिखते हैं, ठीक है। देखिए जरूरी नहीं है कि x/y लिखेंगे, x/y को x/a भी लिखते हैं, लेकिन क्यों कंफ्यूजन, अगर एग्जाम पूछे जाए कि आपको पता है x/y और x/a की बात है, ठीक है, तो चलिए समझ सकते हैं कि इन्होंने कैसे नोट किया, कैसे क्या कहा, कितनी रेशियो होगी या फिर कितनी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वो मेल होगा या फिर क्या होगा, चलिए समझते हैं इसे। इन्होंने कहा कि x/y की वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, तो देखिए आप x/a भी लिख सकते हैं, x/y या फिर x/a की वैल्यू अगर 1 है तो ये क्या है, फीमेल है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, x/a भी लिख सकते हैं। अगर x/y की वैल्यू 0.5 है तो ये क्या है, मेल है। अगर x/y की वैल्यू बिटवीन 0.5 to 1 है, 0.5 से 1 के अगर बीच की अगर x/y या फिर x/a की वैल्यू है तो ये जनरेशन क्या होगी, ये इंटरसेक्स होगा, ठीक है। और सुनिए अगर x/y की वैल्यू मोर देन 1 है, मोर देन 1 है, ठीक है, मोर देन 1 है तो ये जनरेशन क्या होगी, सुपर फीमेल, ठीक है। और अगर x/y की वैल्यू लेस देन 0.5 है तो ये जनरेशन क्या हो जाएगा, सुपर मेल, ठीक है। इन्होंने यही डिस्क्राइब किया अपनी थ्योरी में, किस सीबी ब्रिज साइंटिस्ट ने, ठीक है। देखिए ये तो आपको मेल फीमेल क्लियर है, इंटरसेक्स सुपर फीमेल और सुपर मेल का थर्ड जनरेशन है, ठीक है। तो देखिए इन्होंने यही चीजें डिस्क्राइब की और इन्होंने बताया कि ऐसा, इन्होंने मतलब ऐसा डिस्क्राइब करने की कोशिश, इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई जो क्रोमोसोम है वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा, इन्होंने सबकी वैल्यू बताई उसकी, ठीक है। अब देखिए हमें पढ़ना है गायनेटोमार्फ क्या होता है, जेनेटिक बैलेंस में सीबी ब्रिज साइंटिस्ट ने गायनेटोमार्फ के बारे में कुछ हिंट दिया था, चलिए आप समझ लेते हैं ये गायनेटोमार्फ क्या है। गायनेटोमार्फ्स ये क्या होता है, ठीक है, इसे क्या सीबी ब्रिज साइंटिस्ट ने बताया था। देखिए गायनेटोमार्फ्स इज अ बाइलेटरल ड्रोसोफिला फ्लाई विच हाफ बॉडी पार्ट है मेल कैरेक्टर, हाफ बॉडी पार्ट है फीमेल कैरेक्टर, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल हो जाता है बाइलेटरल ड्रोसोफिला फ्लाई, जैसे कि हमें पता है कि इन्होंने ड्रोसोफिला फ्लाई के ऊपर ही अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो इन्होंने ये बताया कि मान लीजिए कि आपकी क्या है, ड्रोसोफिला फ्लाई है, इसका हाफ जो है ना वो एक्ट करेगा एज अ मेल और इधर का हाफ एक्ट करेगा एज अ फीमेल, हो सकता है इधर हाफ एक्ट करे मेल और इधर फीमेल, मतलब हाफ कैरेक्टर जो हाफ बॉडी इसकी मेल रहेगी और हाफ बॉडी फीमेल रहेगी। इन्होंने ये बताया था गायनेटोमार्फ कंडीशन में, ठीक है, क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। गायनेटोमार्फ क्या था, गायनेटोमार्फ के बारे में क्लियर हो गया। अब देखिए आपको पढ़ना है थर्ड थ्योरी, सेकंड थ्योरी जेनेटिक
डायगोनल थ्योरी क्लियर हुई। अब हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिलेशन की थर्ड थ्योरी जिसका नाम है मेल हैप्लॉइडी एंड फीमेल डिप्लॉइडी। ये कैसी थ्योरी है चलिए हम उसे समझ लेते हैं। थर्ड थ्योरी है मेल हैप्लॉइडी एंड फीमेल डिप्लॉइड। ठीक है, ये कैसी थ्योरी है, इसमें क्या बताया गया है इसे हम समझते हैं। देखिए इसका एग्जांपल है हनी बी। ठीक है, हनी बी। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है ना कि जो हैप्लॉइड गैमेट होता है, हैप्लॉइड गैमेट ये कन्वर्ट हो जाता है मेल में। ठीक है, और वही अगर हम बात करें डिप्लॉइड गैमेट की, तो ये कन्वर्ट हो जाता है फीमेल में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, ये जो कन्वर्जन हो रहा है तो दिस प्रोसेस इज known as parthenogenesis। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, parthenogenesis। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए मेल हैप्लॉइड और फीमेल हैप्लॉइड में क्या है, हनी में क्या होता है, इसके एग्जांपल हनी में होता है। हनी में क्या होता है कि हैप्लॉइड गैमेट होता है जिसमें कन्वर्ट हो जाता है, हैप्लॉइड गैमेट कन्वर्ट हो जाता है मेल में और डिप्लॉइड गैमेट कन्वर्ट हो जाता है फीमेल में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, parthenogenesis। क्लियर हो गया। थर्ड थ्योरी क्लियर हुआ सेक्सुअल रिलेशन की। हम पढ़ना है फोर्थ थ्योरी ऑफ सेक्सुअल रिलेशन, दैट इज हार्मोनल कंट्रोल सेक्स डिटरमिनेशन। फोर्थ है हार्मोनल कंट्रोल सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, इस थ्योरी में क्या बताया गया हार्मोनल कंट्रोल सेक्स डिटरमिनेशन थ्योरी में। देखिए ये देखिए सभी थ्योरी किस लिए है, सेक्स डिटरमिनेशन कोई थ्योरी किस लिए है, क्योंकि जानना अगर जनरेशन जो है वो मेल है या फीमेल, सिंपल सी बात है, इसको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, देखिए इसका एग्जांपल हो जाता है बोरेलिया। ये कैसा है, मेराइन एनिमल है, मेराइन एनिमल है। ठीक है, क्या बताया गया इस थ्योरी में, इसका जो लार्वा होता है बोरेलिया का, जो लार्वा होता है वो कैसा होता है, मॉर्फोलॉजिकली as well as फिजियोलॉजिकली। बताइए सिंगल होगा या डिफरेंट होगा, सिमिलर होता है। ठीक है, और देखिए जो लार्वा, अब ये लार्वा जो होता है, जो लार्वा सेटल कर जाएगा यानी कि एक जगह पे टिक जाएगा, ठीक है, सेटल कर जाएगा वो हो जाएगी फीमेल। ठीक है, और जो लार्वा उस मेराइन वाटर में क्या रहेगा, मिक्स हो जाएगा, मेराइन वाटर में मिक्स हो जाएगा या फिर क्या करेगा, फ्लो करेगा, वो क्या होता है, मेल। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ये भी थ्योरी क्लियर हो गई फोर्थ थ्योरी होगी हार्मोनल कंट्रोल सेक्स डिटरमिनेशन थ्योरी। ठीक है, अब हमें समझना है एनवायरमेंटल फैक्टर थ्योरी, जो कि लास्ट थ्योरी है क्रोमोसोमल थ्योरी की, जिसका नाम है एनवायरमेंटल फैक्टर थ्योरी। ओके, फिफ्थ है एनवायरमेंटल फैक्टर थ्योरी। इस थ्योरी में क्या बताया गया, एनवायरमेंटल फैक्टर थ्योरी, इसमें क्या करा कि ये बताया गया कि टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर डिटरमाइन करे। ठीक है, टेम्परेचर डिटरमाइन दी नेक्स्ट जनरेशन। टेम्परेचर बताएगा कि नेक्स्ट जनरेशन कैसी रहेगी, बताइए पॉसिबल है, तो हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। तो भाई टेम्परेचर हम कैसे बताएंगे नेक्स्ट जनरेशन क्या है, तो देखिए अगर टेम्परेचर एलिगेटर क्या होता है जिसमें कि एक को रखा जाता है, उसमें से चूजे निकल जाते हैं। ठीक है, और उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो इसका मतलब नेक्स्ट जनरेशन क्या रहेगी, मेल। ठीक है, क्लियर हुआ। और अगर उसका टेम्परेचर एबव है, above 25 to 28 degree Celsius, then we will determine that next generation is what, female. Okay, clear है। अब देखिए इन सभी थ्योरीज के बाद एक और थ्योरी आई जिसका नाम था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए समझ लेते हैं कि ये थ्योरी क्या थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, इसके बाद हम स्टडी करेंगे लिंकेज के बारे में। तो एक बार मैं आप लोगों से ये बात क्लियर करना चाहती हूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि आप लोगों के लिए जो भी वीडियोस अपलोड हो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, इनफैक्ट आप लोग इसे शेयर भी करिए क्लास 9 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स में। ओके, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ
इनहेरिटेंस, ये एक नई थ्योरी आई, इसमें क्या बताया गया इसको हमें और समझना है, जानना है, ठीक है। इस थ्योरी को किसने डिस्कवर किया था? तो इसको डिस्कवर किया था सटन एंड बोवेरी साइंटिस्ट ने, ठीक है। सटन और बोवेरी साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को क्या किया था, फर्स्ट टाइम लॉन्च किया, या फिर आप यूं कह लीजिए डिस्कवर किया। कब किया? तो 1902 में, ठीक है। 1902 में ये थ्योरी को दिया है, जिसने कि इन्होंने एक्सप्लेन किया है क्रोमोसोम्स डिवाइड द नेक्स्ट जनरेशन आइदर बी मेल और फीमेल, ठीक है। इन्होंने रियल थ्योरी लेकर के आई, जिसमें इन्होंने कहा कि क्रोमोसोम ही नेक्स्ट जनरेशन को डिटरमाइन करता है। क्रोमोसोम डिटरमाइन दी नेक्स्ट व्हाट जनरेशन। इन्होंने कहा क्रोमोसोम ही नेक्स्ट जनरेशन को डिटरमाइन करता है। इन्होंने कहा कि क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो सबसे पहली बात कि आपको पता है ये क्रोमोसोम कितने होते हैं, 33 पेयर में होते हैं, यानी कि टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटोसोम और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये तो हमने पहले से किया था कि एक होता है ऑटोसोम और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, है ना। तो देखिए ऑटोसोम कितने होते हैं, 22 पेयर होते हैं, 22 पेयर होते हैं, यानी कितने हो जाएंगे 44 होते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम की अगर बात करें, सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो 1 पेयर होते हैं, 1 सिर्फ 1 पेयर, तो 1 पेयर के सेक्स कितने हो जाएंगे, टोटल 2 हो जाते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर। अब देखिए सेक्स क्रोमोसोम को इन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा कि जो सेक्स क्रोमोसोम है ये भी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, ठीक है। मेल जो होता है वो होता है XY और फीमेल होता है होती है XX, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि जब भी नेक्स्ट जनरेशन में Y क्रोमोसोम प्रेजेंट करेगा तो नेक्स्ट जनरेशन कैसी रहेगी, मेल रहेगी, ठीक है। और अगर सिर्फ X प्रेजेंट करेगा तो नेक्स्ट जनरेशन मेल रहेगी, फीमेल रहेगी, ठीक है। XY रहेगा मेल और XX रहेगा तो फीमेल। इन्होंने ये कहा, इन्होंने कहा कि जो Y क्रोमोसोम होता है ये डिटरमाइन करता है किसको, मेल को, ठीक है। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आई होप आपको क्लियर हो गया। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देखिए क्रोमोसोम है मेल और फीमेल, मेल XY और फीमेल XX, राइट। क्रोमोसोम जो होता है वो किसको डिटरमाइन करता है, वो डिटरमाइन करता है मेल को। क्लियर हो गया। अब तो मुझे लगता है कि आपको डाउट होगा, ठीक है। तो देखिए कितनी सारी थ्योरीज थी, सभी थ्योरीज आपको क्लियर हो गई कैसे सेक्स जनरेशन को थ्योरीज में डिटरमाइन किया गया है, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है वो है लिंकेज। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिंकेज, ठीक है। तो लिंकेज हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। आई होप आप लोगों को सभी थ्योरीज क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकें। अगर कोई भी डाउट है तो ठीक है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, ओके। और हाँ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एज वेल पॉसिबल, ओके। थैंक यू। हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। तो हमने पिछले पार्ट में कुछ थ्योरीज पढ़ी थी जो कि सेक्स डिटरमिनेशन के ऊपर थी, ठीक है, जिन्हें बहुत सारे साइंटिस्ट आए और सेक्स डिटरमिनेशन के ऊपर उस थ्योरीज 5 थ्योरीज लेकर के आए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन एंड ऑल, ओके। तो अब हमें पढ़ना है लिंकेज क्या होता है, ठीक है। और एक और दूसरा मेन टॉपिक था पिछले पार्ट में जिसका नाम था गायनेटोकर्व, ठीक है। तो ये जो आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछ सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं लिंकेज पढ़ना। लेकिन हाँ एक और मैं आप लोगों से बात क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फिर आप चैनल पे पहले भी आ चुके हैं और अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो यू हैव टू मस्ट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, ओके। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए क्लास 9 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स में, जितना आप लोगों से पॉसिबल हो सके, जितने भी बच्चे आप लोगों को कांटेक्ट में हैं क्लास 9 से 12 तक के सभी को शेयर करिए, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि जितनी भी वीडियोस अपलोड हो सबसे पहले उनकी लिंक आप लोगों तक पहुंच सके, ओके। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट लिंकेज। देखिए लिंकेज क्या होता है। फर्स्ट टाइम लिंकेज को पॉइंट किया था, लिंकेज वर्ड को सबसे पहले पॉइंट किया था, ठीक है। लिंकेज वर्ड पहले लिंकेज टॉप पहले सबसे पहले पॉइंट किया था सटन एंड बोवेरी। सटन एंड बोवेरी साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या किया था, पॉइंट किया था इस टर्म पे डिस्कवरी की, ठीक है। लेकिन इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव, लेकिन पॉइंट तो किया था सटन एंड बोवेरी साइंटिस्ट, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किसने किया था, लिंकेज टर्म से कि साइंस एंड सब्जेक्ट बेस्ड में एक्सपेरिमेंटली प्रूव होना चाहिए, ठीक है। जिसमें कि कोई भी चीज जो है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव होना चाहिए। इस टर्म को लिंकेज टर्म को सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया था, टीएच मार्गन साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसे प्रूव किया था एक्सपेरिमेंटली, ओके। इसमें इन्होंने प्रूव किया था, टीएच मार्गन ने, तो इन्होंने प्रूव किया था इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला फ्लाई, ड्रोसोफिला फ्लाई के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और लिंकेज टर्म को इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, प्रूव किया था, ठीक है। जिसमें इन्होंने ये बताया 2 और मोर देन 2 जीन व्हिच आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, ठीक है। बताया था इन्होंने कि 2 और मोर देन 2 जीन, ठीक है, जो कि लोकेटेड होंगे, ठीक है, क्या होंगे, लोकेटेड होंगे कहां पे, सेम क्रोमोसोम पे या फिर और डिफरेंट क्रोमोसोम पे, या तो सेम पे रहे या तो डिफरेंट क्रोमोसोम पे रहे, ओके। इन्होंने क्या बताया था कि 2 और मोर देन 2 जीन लोकेटेड ऑन सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम ये क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, इनहेरिट टुगेदर इन नेक्स्ट जनरेशन, या तो सेम क्रोमोसोम पे रहे या फिर वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे रहे, अगले जनरेशन में वो एक साथ ही इनहेरिट करते हैं, अलग अलग नहीं करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ है ना। सटन बोवेरी साइंटिस्ट की जो डिस्कवरी थी लिंकेज टर्म से एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था टीएच मार्गन ने, इन्होंने क्या प्रूव किया, ये क्लियर हो गया।
ठीक है, इस जीन को हम कहते हैं लिंक्ड जीन। और इस देखो ये जो जीन है ना, इस जीन को हम लोग क्या कहते हैं, लिंक्ड जीन, लिंक्ड जीन। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं, लिंकेज। ठीक है, क्लियर हुआ लिंकेज का क्या है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए क्या होता है, टू आर मोर देन टू जीन located on same or different chromosome are inherit together in next generation, and this type of gene is known as linked gene, or this process is known as what, linkage। तो आई होप आप लोगों को ये पूरी प्रोसेस क्लियर हो गई। अब देखिए लिंकेज में कुछ टाइप्स होते हैं, लिंकेज में कितने टाइप के होते हैं, लिंकेज में 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ लिंकेज। सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ लिंकेज। ठीक है, लिंकेज कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया लिंकेज इज ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट वन इज कंप्लीट लिंकेज and second one is इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, एक होता है कंप्लीट लिंकेज और एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब हमें स्टार्ट करना है कंप्लीट लिंकेज के बारे में स्टडी करना। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट कंप्लीट लिंकेज। फर्स्ट वन इज कंप्लीट लिंकेज। ठीक है, कंप्लीट लिंकेज क्या होता है, इसमें क्या बताया गया है, टीएस वाला सेंटेंस में क्या बताया है, चलिए समझ लेते हैं। सच टाइप ऑफ लिंकेज इन व्हिच लिंक इज इनहेरिटेड इन नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंटीन्यूअस फॉर्म इन 2 और मोर देन 2 जनरेशन। ठीक है, देखिए जो लिंक्ड जीन होता है ना, लिंक्ड जीन वो क्या करता है, इनहेरिट करता है इन नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन कितनी होती है, नेक्स्ट जनरेशन कंटीन्यूअसली। ठीक है, कंटीन्यूअसली इनहेरिट करता है इन 2 और मोर देन 2 नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, क्लियर हुआ। 2 या 2 से अधिक भी नेक्स्ट जनरेशन में ये क्या होता है, कंप्लीट लिंकेज शो होता है। जब देखिए कोई भी जीन है, जब लिंक जीन जो है वो इनहेरिट करता है नेक्स्ट जनरेशन में, सिंपल सी बात है, कोई भी लिंक जीन इनहेरिट करता है नेक्स्ट जनरेशन में। लेकिन क्या होता है कंप्लीट लिंकेज में, तुमको कंटीन्यूअसली क्या होता है, इनहेरिट करता है, कंटीन्यूअसली इनहेरिट करता है 2 और 2 से भी ज्यादा नेक्स्ट जनरेशन में, उसे हम कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, इसके अंदर ये शो किया गया था। सबसे पहले आता है टीएस वाला साइंटिस्ट ने एक ही एग्जांपल लिया था, ड्रोसोफिला फ्लाई लिया है। इसको पहले अपने मोस्ट ऑफ द एग्जांपल क्या किए थे, मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स हमने किए थे। चलिए हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, क्या है, देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मेल बॉडी है और इधर है फीमेल बॉडी। ठीक है, इधर जो बॉडी है ग्रे बॉडी है और इसके विंग्स जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, और जो फीमेल है उसकी जो बॉडी है वो ब्लैक बॉडी है और वेस्टिजियल क्या है, इसके विंग्स है। ठीक है, तो मेल भी हम नॉर्मल और फीमेल ब्लैक और वेस्टिजियल है। ठीक है, इतना क्या हुआ। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसे हम लिखते हैं b by b और b by v। ठीक है, इसे लिखेंगे स्मॉल b by स्मॉल b और स्मॉल b by स्मॉल b। जब ये क्रॉस करेगा तो बताइए क्या बनेगा, कैपिटल B by कैपिटल B, स्मॉल b by स्मॉल b। ठीक है, ये भी तो बनेगी हमारी नेक्स्ट जनरेशन, है ना। तो देखिए इसमें क्या हुआ, ग्रे बॉडी और वेस्टिजियल वाला लिखा लेकिन हाइब्रिड था। ठीक है, क्या हुआ, 100% हेटेरोजीनस बना। हेटेरोजीनस यानी कि सेम नहीं बना। हेटेरोजीनस कैसा बना, ग्रे एंड बताइए वेस्टिजियल बना। तुमने कि इसका एक कैरेक्टर है और इसका एक कैरेक्टर है, दोनों बन गया ना। तो ग्रे बॉडी बनी और वेस्टिजियल क्या बन गया, विंग्स बन गए। ठीक है, क्लियर हुआ ना। अब देखिए ये तो F1 जनरेशन बनी। जब टेस्ट ट्रांसफर नॉर्मल जनरेशन में कैसे, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो कैसे बनेगी, तो इसके लिए आपको बाई फुलनेट स्क्वायर चार्ट बनाना है और उसके बाद क्लियर करना है कि कैसे नेक्स्ट जनरेशन बनेगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर नहीं, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि फुलनेट स्क्वायर चार्ट कैसे बनता है, तो आप लोग पिछले लेक्चर्स क्लियर करिए पहले, उसके बाद आइए। ठीक है, जिससे कि आप लोग क्लियर हो सके कैसे ये इसके फुलनेट स्क्वायर चार्ट बनाना, कैसे हमारी नेक्स्ट जनरेशन बनती है तैयार होगी। ठीक है, जैसे कि आपको पहले फुलनेट स्क्वायर चार्ट बनाना, फुलनेट स्क्वायर चार्ट मैंने मैडल्स लॉ में पढ़ा उसका आइडिया, तो आपको उसके बारे में पता है। उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा कंप्लीट लिंकेज का फुलनेट स्क्वायर चार्ट जो है वो कैसे बनेगा। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके, पहले नेक्स्ट टॉपिक पर फुलनेट स्क्वायर चार्ट बनता है। अब देखिए कंप्लीट लिंकेज समझ में आ गया। अब हमें पढ़ना है इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है, कैसे होता है, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इनकम्प्लीट लिंकेज। सेकंड है इनकम्प्लीट लिंकेज। इसमें क्या होता है, क्या है इनकम्प्लीट लिंकेज, इसमें टीएस बात में क्या था। देखिए such type of linkage in which linked gene inheritable in F1 generation is not controversial to all other generation। ठीक है, जिसमें कि क्या होता है कि जो जीन होता है, ठीक है, जो कैसा जीन होता है, लिंक्ड जीन होता है। लिंक्ड जीन क्या होता है, ट्रांसमिट करता है सिर्फ किसमें, 1 जनरेशन में। ठीक है, इट इज नॉट कंटिन्यूअसली इनहेरिट। ये कंटिन्यूअसली इनहेरिट बताइए होता है, नहीं होता है। ठीक है, देखिए कंप्लीट लिंकेज जो था वो कंटिन्यूअसली क्या हो जाता है, इनहेरिट हो जाता है 2 और 2 जनरेशन में। लेकिन वही इनकम्प्लीट जो है, इनकम्प्लीट लिंकेज जो है, लिंकेज क्या होता है, सिर्फ एक ही जनरेशन में नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ठीक है,
सिर्फ F1 जनरेशन में। 1 जनरेशन के सेंस हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ F1 जनरेशन में, ठीक है, सिर्फ F1 जनरेशन में ही इनहेरिट होता है, इसलिए हम इसे कहेंगे इनकम्प्लीट जीन, जो कि इनकम्प्लीट लिखते जो कि हमेशा ट्रांसफरेबल नहीं होता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका एग्जांपल ड्रोसोफिला फ्लाई होगी, लेकिन कौन सी होगी, फीमेल ड्रोसोफिला फ्लाई, ठीक है। इन्होंने कोई और एग्जांपल नहीं दिया तो बात सिंपल है ना, तो आपको बस एक ही एग्जांपल याद रखना है, इसके बाद कंप्लीट फीमेल ड्रोसोफिला फ्लाई हो जाएगी, ठीक है, इसका एग्जांपल क्लियर हो गया। अब देखिए और हमें समझना है कपलिंग हाइपोथेसिस क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट कपलिंग हाइपोथेसिस। नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट कपलिंग हाइपोथेसिस। कपलिंग हाइपोथेसिस क्या होती है, चलिए हम इसे समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए टू डोमिनेंट एलील ऑफ a gene are both present in one parent whereas two recessive gene present in another parent known as coupling hypothesis, ठीक है। देखिए टू डोमिनेंट जीन जो है वो वन पैरेंट प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें ये बताया गया है टू डोमिनेंट जीन वन पैरेंट प्रेजेंट है और टू रिसेसिव जीन जो है वो अनदर पैरेंट पे प्रेजेंट है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कपलिंग हाइपोथेसिस। क्लियर ना, जैसे कि ये पैरेंट है तो इसमें दोनों क्या है, डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है और ये पैरेंट है जिनमें दोनों स्मॉल जीन प्रेजेंट है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बताइए, कपलिंग हाइपोथेसिस। क्लियर है, आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा, इससे इजी टॉपिक का आपको अब तक कोई नहीं लगा, वैसे सभी टॉपिक इजी है, ठीक है। अब देखिए कपलिंग हाइपोथेसिस क्लियर हो गया है ना, कि क्या कपलिंग हाइपोथेसिस, जब दो डोमिनेंट जीन जो है प्रेजेंट रहेंगे वन पैरेंट पे और अगर टू रिसेसिव जीन जो है प्रेजेंट रहेंगे अनदर पैरेंट पे, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, कपलिंग हाइपोथेसिस कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हमें समझना है रिपल्सन हाइपोथेसिस क्या होता है, तो अब हमें समझना है रिपल्सन हाइपोथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, रिपल्सन हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, रिपल्सन हाइपोथेसिस कंसीडर्ड एज टू डोमिनेंट जीन और एलील प्रेजेंट इन टू डिफरेंट पेरेंट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, टू डोमिनेंट और रिसेसिव जीन present on two different parents, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिपल्सन हाइपोथेसिस। देखिए नाम से समझ में आ रहा है, कपलिंग मतलब एक ही में और रिपल्सन यानी कि अलग है ना, नाम से समझ में आ रहा है कि पैरेंट है और एक ही पैरेंट इन पे डोमिनेंट जीन ए प्रेजेंट है, इन पे डोमिनेंट जीन बी प्रेजेंट रहेगा, इसमें डोमिनेंट इन पे रिसेसिव जीन ए प्रेजेंट है, इन पे रिसेसिव जीन बी प्रेजेंट रहेगा, हो सकता है इन पे रिसेसिव जीन ए प्रेजेंट, इन पे रिसेसिव जीन बी प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पे ए था और यहाँ पे बी है, दोनों क्या है, डोमिनेंट है और ये दोनों रिसेसिव है, सेम तो नहीं, अलग अलग है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिपल्सन हाइपोथेसिस। क्लियर हो गया, क्लियर है, आपको कोई डाउट नहीं होगा। और देखिए हमें समझना है लिंकेज ग्रुप क्या होता है, तो देखिए इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्या होता है लिंकेज ग्रुप, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज लिंकेज ग्रुप, ठीक है। लिंकेज ग्रुप को हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम कहते हैं लिंकेज ग्रुप, ठीक है। जैसे ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर होते हैं, ये लिंकेज ग्रुप है, ठीक है। वैसे ड्रोसोफिला फ्लाई में 4 पेयर होते हैं, ये भी लिंकेज ग्रुप है। बी में 7 पेयर होते हैं, ये भी लिंकेज ग्रुप है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है क्रॉसिंग ओवर, जिसे हम रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉसिंग ओवर, आल्सो कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। ये कैसी प्रोसेस होती है, चलिए हम इसे डिटेल में समझ लेते हैं, कि इसके कुछ टाइप्स वगैरह रहेंगे, सब कुछ हम डिटेल में समझ लेते हैं। लेकिन हां एक चीज मैं आप लोगों से क्लियर कर देना चाहती हूं कि जब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो यू हैव टू मस्ट सब्सक्राइब माय YouTube चैनल, ओके, एज सून एज पॉसिबल। देखिए क्रॉसिंग ओवर जैसे रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं, क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन व्हिच एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड सेगमेंट बिटवीन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज किसका एक्सचेंज होता है, तो एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड सेगमेंट, क्रोमेटिड सेगमेंट का इसमें एक्सचेंज होता है, किसके बीच में, बिटवीन होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, किसका, क्रोमेटिड सेगमेंट का। और जैसे ही ग्रुप ये सब हो जाता है, क्रोमोसोम का एक्सचेंज हो जाता है, क्रोमेटिड सेगमेंट का एक्सचेंज हो जाता है क्रोमोसोम पेयर, ठीक है। तब क्या होता है, तो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर जैसे ही होता है, तुरंत चेस्मेटा का फॉर्मेशन होता है, चेस्मेटा का फॉर्मेशन होता है। क्रॉसिंग ओवर फिनिश होने के तुरंत बाद चेस्मेटा का फॉर्मेशन जाता है, ठीक है, चेस्मेटा फॉर्म, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर जो होता है इस स्टेज में होता है, तो पैरासिटिक स्टेज में होता है, ठीक है। इस स्टेज में होता है एक
प्लेस इन पैसिफिक स्टेज, ठीक है, इतना क्लियर होगा, इतने में तो कोई डाउट नहीं होगा। तो पैसिफिक स्टेज जिसे हम एक और नाम से जानते हैं प्रोफेज, ठीक है, और ये किसका स्टेज होता है, पैसिफिक स्टेज किसका स्टेज है, तो ये स्टेज होता है, जाने माने एक वर्ड है जिसका नाम है मियोसिस सेल डिवीजन, ठीक है, मियोसिस सेल डिवीजन में पैसिफिक स्टेज होती है जिसे हम प्रोफेज भी कहते हैं। तो उसमें ही क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर अपना काम ये सब करता है, ठीक है। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर भी होता है, चलिए हम मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर का, फिर क्रॉसिंग ओवर का टॉपिक फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले चलिए समझ लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ओके, सो अब हमें पढ़ना है क्रॉसिंग ओवर के मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो देखिए इसके कुछ मैकेनिज्म है, कौन कौन सा मैकेनिज्म है, तो देखिए इसके टोटल 3 मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है सिनैप्सिस, ओके, सेकंड होता है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड थर्ड होता है, लास्ट वन होता है जिसका नाम ही होता है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिनैप्सिस से पढ़ना। सिनैप्सिस क्या है, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट सिनैप्सिस। ओके, सो सबसे पहले हमें पढ़ना है सिनैप्सिस के बारे में। सिनैप्सिस क्या है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम व्हिच अपीयर एज बाइवैलेंट स्ट्रक्चर इन ज़ाइगोटीन स्टेज, ठीक है, ऑफ प्रोफेज मियोसिस एंड डिवीजन इज नोन एज सिनैप्सिस। ओके, देखिए इसमें क्या होता है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की पेयरिंग हो जाना, ठीक है, उसके बाद इसका अपीयर होना, अपीयर इन ए बाइवैलेंट स्ट्रक्चर, बाइवैलेंट स्ट्रक्चर में इसका अपीयर हो जाना, ठीक है, कहां पे, तो इन जाइगोटीन स्टेज, जाइगोटीन स्टेज में इसका अपीयर हो जाना बाइवैलेंट फॉर्म में। जाइगोटीन स्टेज किसकी, तो ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज इन द सेंस व्हाट, प्रोफेज किसकी स्टेज होती है, मियोसिस सेल डिवीजन की। प्रोफेज को हम एक और नाम से जानते हैं, अभी मैंने बताया होता है, किस नाम से जानते हैं प्रोफेज को, तो पैसिफिक स्टेज, ठीक है। इसे हम कहते हैं इस पूरी प्रोसेस को पेयरिंग हो जाना, क्रोमोसोम का अपीयर हो जाना उसका बाइवैलेंट स्ट्रक्चर में, उसके बाद बाइवैलेंट स्ट्रक्चर किसमें बन जाना, जाइगोटीन स्टेज में, और जाइगोटीन स्टेज कहां होती है, प्रोफेज की फेज में, प्रोफेज किसकी फेज है, मियोसिस सेल डिवीजन की फेज है। प्रोफेज फेज को हम एक और नाम जानते हैं जिसे हम कहते हैं पैसिफिक स्टेज, ठीक है। क्लियर हुआ, सिनैप्सिस की प्रोसेस क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए सेकंड मैकेनिज्म जो होता है वो होता है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो चलिए हम समझते हैं क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन क्या है। सेकंड है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन कैसे होता है हम इसे समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए इन दिस स्टेज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए अंडरगोज रेप्लिकेशन। इसमें क्या होता है ना कि जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ये क्या करता है, ये कर जाता है रेप्लिकेशन, ठीक है, ये रेप्लिकेट कर जाता है और उसके बाद फॉर्म कर देता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, ठीक है, और फॉर्म करेगा किसको, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रेप्लिकेट करेगा और फॉर्मेशन करेगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए का, ठीक है। कहां पे, क्रोमोसोम में, जो कि टेट्रावैलेंट फॉर्म में होता है। कहां पे इसका फॉर्मेशन करेगा, तो बताइए, फॉर्मेशन करेगा क्रोमोसोम में, किस फॉर्म में, तो किस फॉर्म में करता है, टेट्रावैलेंट फॉर्म में। क्लियर हो गया डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। अब हमें समझना है थर्ड पार्ट ऑफ मैकेनिज्म, दैट इज इन रियलिटी क्रॉसिंग ओवर। ओके, क्रॉसिंग ओवर हम समझ लेते हैं, थर्ड फेज है मैकेनिज्म की और लास्ट फेज है। थर्ड फेज है क्रॉसिंग ओवर। ये कैसी फेज है, इसमें क्या होता है, देखिए आफ्टर टेट्रावैलेंट फॉर्म एक्सचेंज क्रोमेटिड सीगमेंट अकर इन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। इसमें कुछ खास नहीं होता है, जो टेट्रावैलेंट फॉर्म बन गया ना, टेट्रावैलेंट फॉर्म बना ना सेकंड स्टेज में डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम में, टेट्रावैलेंट फॉर्म जो बना, ठीक है, वो क्या हो जाता है, एक्सचेंज कर देता है, एक्सचेंज करता है किसको, क्रोमेटिड सीगमेंट को, कहां पे, तो बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हमें पढ़ना है मैकेनिज्म तो खत्म हुई क्रॉसिंग ओवर की, अब हमें पढ़ना है काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर की अगर बात करें तो क्रॉसिंग ओवर में 3 काइंड के होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड क्रॉसिंग ओवर, डबल स्टैंडर्ड क्रॉसिंग ओवर, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग
ओवर क्या होता है? काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। चलिए अब हम इसे समझ लेते हैं। देखिए काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो ये भी 3 टाइप का होता है, ठीक है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज सिंगल स्टैंडर्ड क्रॉसिंग ओवर, सेकंड वन इज डबल स्टैंडर्ड क्रॉसिंग ओवर, and third one is multiple क्रॉसिंग ओवर। ओके तो चलिए समझ लेते हैं सिंगल स्टैंडर्ड क्रॉसिंग ओवर क्या है, डबल स्टैंडर्ड क्या है और मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर क्या है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट सिंगल स्टैंडर्ड क्रॉसिंग ओवर। So if we talk about single strand crossing over, then in this crossing over, exchange of coordinate segment take place at one side. Okay, इसमें क्या होता है कि exchange of chromatic segment at only one side, ठीक है। क्लियर हो गया सिंगल स्ट्रैंड क्रॉसिंग ओवर। इसमें क्या होता है सिर्फ और सिर्फ एक साइड से होता है, जैसे कि ये था आपका कॉन्टिटी का सीमेंट एक हुआ, ठीक है, और दूसरे कॉन्टिटी का सीमेंट ये रहा। इसमें एक साइड से क्रॉसिंग ओवर हुआ, दूसरे साइड से नहीं हुआ, मतलब ये क्रॉसिंग ओवर सिर्फ यहीं पे हुआ, तो ये क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड क्रॉसिंग ओवर हुआ ना। क्लियर हो गया सिंगल स्टैंडर्ड क्रॉसिंग ओवर। अब हमें पढ़ना है डबल स्टैंडर्ड क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट डबल स्टैंडर्ड क्रॉसिंग ओवर। सेकंड वन इज डबल स्टैंडर्ड क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि चेस्टमेटा का फॉर्मेशन कब होता है? जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो चेस्टमेटा फॉर्म करता है एट टू पोजीशन। देखिए मैं दो लाइन में से आपको बता रही हूं, मैंने कहा था कि एक ही जगह से क्रॉसिंग ओवर होता है, सिंपल सी बात है, आप क्रॉसिंग ओवर का चेस्टमेटा फॉर्म किया, उसने मैंने आपको दूसरा लाइन बताया तो चेस्टमेटा फॉर्म एट टू पोजीशन, यानी कि जब दो पोजीशन पे क्रॉसिंग ओवर होगा तो दो पोजीशन पे चेस्टमेटा का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि देखिए ये आपका एक था क्या क्रोमेटिड था ना, फिर यहाँ पे एक और क्रोमेटिड है, ये यहाँ से भी क्रॉस कर गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, और इधर से भी क्रॉसिंग ओवर हो गया, दो जगह से क्रॉसिंग ओवर हुआ ना। तो इसे हम क्या करेंगे कि डबल स्टैंडर्ड क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अब हमें पढ़ना है मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। सो थर्ड वन इज मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर क्या है, इसमें हम क्या समझते हैं? सिंगल और डबल का शॉर्ट था। मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि चेस्टमेटा फॉर्म करता है टू और मोर देन टू पोजीशन, ठीक है। चेस्टमेटा का फंक्शन होता है, चेस्टमेटा फॉर्म ऑन मोर देन टू पोजीशन। चेस्टमेटा का फॉर्मेशन होता है मोर देन टू पोजीशन, ठीक है। देखिए ये था एक क्रोमेटिड है ना, और एक क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड है, ठीक है। अगला क्रोमेटिड जो है यहाँ पे, ये तो आपको नॉर्मली इससे क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे तो हो ही गया क्रॉसिंग ओवर हुआ ना, चेस्टमेटा का फॉर्मेशन हो गया। अब अगला क्या होगा कि इधर क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, इधर क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे भी तो क्रॉस किया, देखिए तो यही क्या है, इधर हुआ, फिर इसके बाद ये दोनों भी है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। क्लियर हो गया? मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर भी कोई डाउट नहीं है। अब हमें पढ़ना है जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट जेनेटिक वेरिएशन। सो नाउ वी आर टू स्टडी अबाउट जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है इसे हम समझते हैं। देखिए बहुत ही छोटा टॉपिक है। द ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव बोथ पैरेंट ऑफ पैरेंट नोन एज रिकॉम्बिनेंट और सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म और रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन कॉजेस द वेरिएशन ऑफ इंडिविजुअल। जेनेटिक वेरिएशन में क्या होता है कि एक मदर है, फादर है, दोनों में कैरेक्टर क्या होगा, ट्रांसमिट कर गया, नेक्स्ट जनरेशन में तैयार हो गई, है ना। तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन में तैयार हो गई, इसमें मदर भी कैरेक्टर है, फादर भी कैरेक्टर है, तो इसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। तो हो सकता है कि इनके में फादर की आई चली गई हो, ठीक है, तो मदर के इधर चले गए। हो सकता है कि फादर की में आई चली गई हो, ठीक है, तो मदर के कलर चला गया हो, ठीक है। तो क्या होता है कि जेनेटिक वेरिएशन के सेंस में वेरिएशन हो गया, बहुत सारे जनरेशन बनेगी और सभी जनरेशन में क्या होंगे? चेंजेस ऑटोमेटिकली आते रहेंगे, ठीक है। वेरिएशन होता रहेगा, तो इसे हम कहते हैं जेनेटिक वेरिएशन। ओके क्लियर है? कुछ था नहीं इस टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है म्यूटेशन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूटेशन, ठीक है। तो देखिए
आई होप कि ये चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में फिनिश हो जाए। ओके, तो फिर हम म्यूटेशन टॉपिक जो है अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, आप लोगों का डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। कोई भी डाउट है अगर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम रिगार्डिंग, प्रैक्टिकल एग्जाम रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट है, ठीक है, कोई भी इन द सेंस कैसा भी डाउट, कोई भी डाउट आप लोग क्लियर किया जाएगा। आप लोग बस कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मोर एज यू कैन पॉसिबल। ओके, थैंक यू। हेलो क्लास, सबका क्वेश्चन है क्लास को देखिए, वीडियो को कॉपी करके मैं चेक करके लगा था। तो पिछले पार्ट में हमने सब क्रॉसिंग ओवर, राइट क्रॉसिंग ओवर, मैट्रिक्स क्रॉसिंग ओवर, ये सब चीजें स्टडी करके हमारे एडमिशन में हमने स्टडी कर लिया, ठीक है। पहले आपने पिछले पार्ट में डिजिटल क्या है, तो डिजिटल क्रॉसिंग के प्रीवियस पार्ट में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट म्यूटेशन। आज का टॉपिक म्यूटेशन क्या होता है, तो चलिए हम समझ लेते हैं म्यूटेशन क्या है, ठीक है। देखिए, म्यूटेशन सबसे पहले एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किया था। म्यूटेशन का सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किया था, एक्सपेरिमेंट बाय ह्यूगो बी ह्यूगो डिग्री साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया किसे, म्यूटेशन को, ठीक है। और इसी हम लोग ह्यूगो डिग्री को किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। फादर ऑफ म्यूटेशन कौन है, तो ह्यूगो डिग्री है। इतना ही होगा। अब देखिए सडनली चेंज पॉइंट ऑफ म्यूटेशन, अगर आपको म्यूटेशन क्या होता है तो हमने बस एक छोटी सी डेफिनेशन दी है, दैट सडनली चेंज इन बॉडी इज नोन एज म्यूटेशन, ठीक है। ये हमारा म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन को ह्यूगो डिग्री साइंटिस्ट ने क्या किया, फादर म्यूटेशन क्या था, म्यूटेशन को हमें सडनली चेंज किया, ठीक है। देखिए मॉडर्न साइंटिस्ट का बॉडी सडनली चेंज बॉडी के म्यूटेशन, ठीक है। ह्यूगो डिग्री जो है उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट ऑन, बताइए सोच सकते हैं आप इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इवनिंग प्राइमोसा नाम के प्लांट पे, इवनिंग का प्राइमोसा प्लांट इज 4 को क्लॉक भी कहते हैं, ठीक है। 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। इस प्लांट के ऊपर सबसे पहले अपने सभी की प्लेस ह्यूगो डिग्री, ठीक है। लेकिन म्यूटेशन को हम और जानते हैं, आल्सो नोन एज व्हाट, सार्केशन थ्योरी, ठीक है। म्यूटेशन को हम सार्केशन थ्योरी नाम से जानते हैं। तो आज पूछा है सार्केशन थ्योरी को किसने एक्सप्लेन किया था, कंफ्यूज मत कीजिएगा। ह्यूगो डिग्री का दोनों बातें किया है, म्यूटेशन या फिर सार्केशन थ्योरी, ठीक है। देखिए और सबसे पहले पढ़ना है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन के टाइप्स क्या होते हैं, इनको डिटेल स्टडी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन के बारे में हम स्टार्ट करते हैं बॉडी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट म्यूटेशन। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन कितने टाइप का होता है, देखिए म्यूटेशन होता है कितने टाइप का, इसका लेंगे समझते हैं किसी बेसिस पे डिवाइड किया है, ठीक है। म्यूटेशन सबसे पहले म्यूटेशन को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी पोजीशन। उसकी बॉडी पोजीशन कैसे है इसके हिसाब से सबसे पहले पोजीशन डिवाइड करते हैं, ठीक है। और सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक पोजीशन, ठीक है। ठीक है ना। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी पोजीशन के म्यूटेशन कितने पार्ट डिवाइड किया गया है, तो म्यूटेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक पोजीशन के म्यूटेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हम इतना नाम बताते हैं, कौन सा सबको एक करके स्टार्ट करें, ठीक है। ये ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी पोजीशन सबसे पहले होता है सोमैटोजेनिक म्यूटेशन, ओके। और सेकंड होता है ब्लास्टोजेनिक, जिसे हम जर्मिनल म्यूटेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक पोजीशन इसके हिसाब से म्यूटेशन को पार्ट डिवाइड किया गया है। म्यूटेशन ऑफ जीन लेवल, फर्स्ट है म्यूटेशन है जीन लेवल, ठीक है। सबसे पहले म्यूटेशन है जीन लेवल, और सेकंड है म्यूटेशन है क्रोमोसोमल लेवल, ठीक है। क्लियर ना। ये देखिए आती है देखिए म्यूटेशन टाइप का है, पूरा म्यूटेशन डिवाइड किया गया है। फर्स्ट म्यूटेशन बॉडी पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी पोजीशन म्यूटेशन टाइप होता है, फर्स्ट सोमैटोजेनिक म्यूटेशन, सेकंड वन ब्लास्टोजेनिक और जर्मिनल म्यूटेशन। एंड सेकंड पार्ट ऑफ म्यूटेशन फर्स्ट क्लास में म्यूटेशन डिवाइड किया गया है, तो टाइप होता है म्यूटेशन जीन लेवल, म्यूटेशन क्रोमोसोमल लेवल, ओके। तो सबसे पहले हम सबको इनका स्टार्ट करते हैं, समझना, ओके। सबसे पहले पढ़ते हैं सोमैटोजेनिक म्यूटेशन क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ सोमैटोजेनिक म्यूटेशन। तो सबसे पहले पढ़ना है सोमैटोजेनिक म्यूटेशन क्या होता है। सोमैटोजेनिक म्यूटेशन ये कैसा म्यूटेशन होता है, देखिए समझिए इस बात में, ओके। देखिए इफ म्यूटेशन टेक प्लेस इन वेजिटेटिव बॉडी पार्ट नोन एज सोमैटोजेनिक म्यूटेशन, ठीक है। इट इज नॉट इनहेरिटेबल नेक्स्ट, ठीक है। इसमें कोई पॉइंट है, ये कहां होता है, तो वेजिटेटिव बॉडी पार्ट, ठीक है। वेजिटेटिव बॉडी पार्ट इसमें क्या हो गया, ठीक है। और फुल हो गया ये समझ, ठीक है। और अगर बात करें कि ये इनहेरिटेबल होता है तो डज नॉट इनहेरिटेबल इन नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेबल नहीं होता है, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। क्या होगा अब सेकंड है ब्लास्टोजेनिक म्यूटेशन। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट ब्लास्टोजेनिक म्यूटेशन। सेकंड वन इज ब्लास्टोजेनिक म्यूटेशन, जिसे हम कौन जानते हैं, आपको बताइए किस नाम जानते हैं, है, ठीक है। जैसे कि किस नाम जानते हैं, जर्मिनल म्यूटेशन, ओके। ब्लास्टोजेनिक म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन एक ऐसी जर्मिनल म्यूटेशन, ठीक है। इट इज इनहेरिटेबल नेक्स्ट जनरेशन, लेकिन कहां होता है ये म्यूटेशन, ये म्यूटेशन होता है जर्मिनल इपिथेलियल सेल में। आपको अगर नहीं पता है जर्मिनल इपिथेलियल सेल क्या होता है, तो इसके लिए आप क्या करें, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 रिप्रोडक्शन हो, ठीक है। इसे आप एक बार चेक कर लीजिए, ओके। इससे क्या आपको क्लियर हो जाएगी जर्मिनल इपिथेलियल सेल क्या होता है, ठीक है। इनफैक्ट ये जो ब्लास्टोजेनिक म्यूटेशन होता है ये इनहेरिटेबल होता है, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी पोजीशन क्लियर हो गया। अब अपन म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ जीन पोजीशन, ठीक है। देखिए जीन पोजीशन में फर्स्ट जीन और सेकंड क्रोमोसोम। चलिए इसे समझ लेते हैं। पहला है म्यूटेशन एट जीन लेवल। म्यूटेशन जीन लेवल पे कैसे होता है, देखिए एक म्यूटेशन टेक्स प्लेस एट जीन लेवल, रिजल्टेंट इन वैल्यूज आर फाउंड एंड देयर स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ठीक है। अगर जीन लेवल पे होता है, ठीक है, म्यूटेशन जीन लेवल पे होता है तो फिर क्या होता है, न्यू वैल्यूज होते हैं, ठीक है। न्यू वैल्यूज आर फाउंड, ठीक है। नए वैल्यूज फाउंड होते हैं और वो वैल्यूज होते हैं उनके स्मॉलेस्ट पार्ट को कहते हैं म्यूटा जीन और न्यूकॉम के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए सेकंड है म्यूटेशन एट क्रोमोसोमल लेवल, क्रोमोसोमल
क्रोमोसोमल लेवल पे म्यूटेशन कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए क्रोमोसोमल लेवल पे म्यूटेशन होते हैं, टाइप के होते हैं, 4 टाइप, ठीक है। सबसे पहले डिलीशन ऑफ डेफिशिएंसी, ये कुछ टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है डिलीशन ऑफ डेफिशिएंसी, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड होता है डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन, ओके। थर्ड वन इज ट्रांसलोकेशन एंड फोर्थ वन इज इन्वर्जन, ठीक है। तो इन सबके बारे में देखना सबसे पहले डिलीशन ऑफ डेफिशिएंसी, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन, इसके बारे में म्यूटेशन क्रोमोसोमल लेवल के टाइप्स। चलिए सबसे पहले सोचते हैं डिलीशन ऑफ डेफिशिएंसी के बारे में। तो एक बार हम काम करेंगे, सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, प्लस साइज का सभी शेयर शेयर जितना आपको पॉसिबल उतना शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हम वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको नॉलेज अच्छे से मिल पाएगा, नॉलेज लेकर जाएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को देखो, शेयर करना है, इसके सभी स्टेप्स, ओके। अब अगर आपको क्वेश्चन वेस्ट पे आपको काम किया जाएगा। सो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट डिलीशन ऑफ डेफिशिएंसी। फर्स्ट है डिलीशन ऑफ डेफिशिएंसी, देखिए डेफिशिएंसी का डिलीशन होता है, ये क्या है, सुनिए। इफ टर्मिनल सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम मींस टर्मिनल सीक्वेंस रिमूव फ्रॉम क्रोमोसोम इज डिलीशन, ठीक है। इससे क्या होता है, टर्मिनल पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम जिसे हम क्रोमेटिड सीक्वेंस नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर इसे रिमूव कर दिया जाता है, रिमूव फ्रॉम क्या, रिमूव फ्रॉम क्रोमोसोम से इसे रिमूव कर दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं डिलीशन ऑफ डेफिशिएंसी, या फिर सिर्फ डिलीशन या फिर कहते हैं, ठीक है। तो डिलीशन ऑफ डेफिशिएंसी आप याद रखिएगा, डिलीशन ऑफ डेफिशिएंसी इसका मतलब है, ठीक है। तो इसे डिलीशन ऑफ डेफिशिएंसी कहते हैं। फिर इधर ये अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है डुप्लीकेशन क्या होता है। देखिए अगर हम बात करें डुप्लीकेशन क्या होता है, डुप्लीकेशन देखिए क्या होता है समझते हैं, ठीक है। डिलीशन ऑफ डेफिशिएंसी क्लियर हो गया, डुप्लीकेशन इन दिस केस डिलीटेड क्रोमोसोम सीक्वेंस इज द नॉन क्रोमोसोम, ठीक है। ये जो सीक्वेंस डिलीट हुआ या क्रोमोसोम का जो क्रोमोसोम डिलीट हुआ, ये क्या होता है, डिलीशन जो हुआ था वो क्या होता है, अटैच होता है, अटैच विद न्यू होमोलोगस व्हाट क्रोमोसोम, ठीक है। क्या हुआ, जो डिलीशन हुआ था किस चीज का, डिलीशन आप समझ लीजिए, जो डिलीटेड क्रोमोसोम था वो क्या करता है, अटैच कर जाता है न्यू होमोलोगस क्रोमोसोम से, ठीक है। क्लियर ना, कोई डाउट नहीं डिलीशन में भी। अब चलिए अब थर्ड हो गया ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन। तो सबसे पहले हमें समझना है ट्रांसलोकेशन के बारे में, थर्ड पॉइंट है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट ट्रांसलोकेशन। थर्ड पॉइंट है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस क्या होती है, देखिए इन दिस केस डिलीटेड क्रोमोसोम सीक्वेंस लाइक नॉन क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो डिलीटेड क्रोमोसोम है, डिलीटेड क्रोमोसोम है वो क्या करता है, अटैच कर जाता है, ठीक है, अटैच विद डुप्लीकेशन क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच होगा, फिर क्या होगा, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। क्लियर ना। अब फोर्थ है पार्ट क्लियर है। अब फोर्थ है इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्जन लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लॉडी करना, क्लॉडी क्या होता है। तो इसमें इन्वर्जन क्या है, तो डिलीटेड क्रोमोसोम सीक्वेंस अटैच विद क्रोमोसोम इन अपोजिट फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो डिलीटेड क्रोमोसोम है, डिलीटेड क्रोमोसोम जो है वो अटैच हो जाता है, अटैच टू इट्स ओन क्रोमोसोम, अपने आप के जैसे एक बार क्रोमोसोम से क्या होता है, अटैच हो जाता है, ठीक है, इन अपोजिट फॉर्म, ठीक है। यानी इधर और वन क्वेश्चन टू क्वेश्चन ठीक है, तो इसका अटैच सॉरी हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को म्यूटेशन टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं समझते हैं प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी इसमें चेंज क्रोमोसोम या क्रोमोसोम वेरिएशन या फिर एवरेशन भी कहते हैं, ठीक है। सबको समझ लेते हैं, सबको इंसान सही टर्म है तो इसे समझ लेते हैं, ठीक है, कि क्या होता है। सो अगर हम बात करें बॉडी क्या है, ठीक है, बॉडी को और इसी नाम से जानते हैं क्रोमोसोम है, न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम्स, न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इस नाम से जानते हैं तो आल्सो नोन एज व्हाट, क्रोमोसोमल वेरिएशन, और एक और नाम से जानते हैं आल्सो नोन एज एवरिएशन, ठीक है। क्लियर हो गया। अब चलिए समझते हैं बॉडी क्या है। बॉडी क्या होता है, सच में डिफाइन है और हमारा क्रोमोसोम कंपेयर डिवाइड करके चलेगा, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसमें कि जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम वो उनके पेरेंट के अकॉर्डिंग या तो मोर होता है और लेस नंबर प्रेजेंट करता है, उसे हम कहते हैं क्लॉडी, ठीक है। समझ आया। एक क्लॉडी टू टाइप होते हैं, अगर बात करें टाइप्स ऑफ क्लॉडी की अगर बात करें तो ये भी टू टाइप होता है, ठीक है। फर्स्ट होता है यू क्लॉडी और सेकंड होता है एन यू क्लॉडी, ठीक है। तो देखिए यू क्लॉडी क्या है और एन यू क्लॉडी क्या है, ये भी हम समझ लेते हैं, ओके। देखिए फर्स्ट होता है यू क्लॉडी, ठीक है, और सेकंड होता है एन यू क्लॉडी, ठीक है। तो यू क्लॉडी क्या है और एन यू क्लॉडी क्या है, ये हम समझ लेते हैं। यू क्लॉडी दैट मींस कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज करने से, ठीक है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज इन व्हाट एप्लाइड, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज होता है अगर एप्लाइड सेक्शन चेंज होता है, इसे हम कहते हैं यू क्लॉडी, ठीक है। समझ गया। यू क्लॉडी खास तौर पे कहां पाया जाता है, तो ये खास तौर पे पाया जाता है प्लांट सेल, ठीक है, ना कि एनिमल सेल, क्योंकि प्लांट सेल में क्लॉडी पाया जाता है, देखा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें एंड यू क्लॉडी तो सब क्लॉडी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या करते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं या फिर डिक्रीज कर जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, एंड यू क्लॉडी करते हैं, ठीक है। तो अगर ये इंक्रीज करते हैं, ठीक है, अगर क्या करते हैं इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं हाइपर क्लॉडी, ठीक है। और अगर मान लीजिए क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो इसे क्या कहते हैं हाइपो क्लॉडी, ठीक है।
इतना क्लियर है, डाउट नहीं है। अब देखिए फ्लॉइड टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब हमें समझना है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो कि पूरा समझ है, ठीक है। तो चलिए हम समझ लेते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, ठीक है। अगर हम बात करें जेनेटिक डिसऑर्डर की, तो क्रोमोसोमल वेरिएशन कॉजिंग द जेनेटिक डिसऑर्डर एट 2 लेवल। देखिए क्रोमोसोमल वेरिएशन जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज करे 2 लेवल्स पे, उससे हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। वो 2 लेवल कौन से होते हैं, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। तो चलिए हम इन सभी को डिटेल में समझ लेते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को और मेंडेलियन डिसऑर्डर को। देखिए अगर हम बात करें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है, सो इन क्रोमोसोमल चेंजिंग द वेरिएशन इन ह्यूमन बींग्स इज फॉलोइंग टाइप। देखिए क्रोमोसोमल चेंज या फिर वेरिएशन ह्यूमन बींग में ड्यू टू क्रोमोसोम, ठीक है, कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, ठीक है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पैचियोस सिंड्रोम, क्राइडियोचैट, मेंडेल, ठीक है, ये सब कुछ होते हैं। तो इन सब के बारे में हम डिटेल स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। टोटल कितने टाइप ऑफ डिसऑर्डर हैं, अगर हम बात करें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की, तो ये टोटल 5 टाइप के हैं, ठीक है। तो इन सबको हम एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। अगर हम बात करें डाउन सिंड्रोम की, तो ये डिस्कवर किया था मैंगोलिस में डाउन साइंटिस्ट ने, ठीक है, जिनके नाम पे ही डाउन सिंड्रोम रखा गया, ठीक है। ये जो होता है ट्राइसोमिक फॉर 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी कि जैसे कि नॉर्मली कितने क्रोमोसोम के पेयर होते हैं, तो 23 पेयर होते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि +1 क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, इन द सेंस 2 एंड +1 क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, टोटल 47 हो जाते हैं, ठीक है। तो इट इज जनरली ऑब्जर्व इन मेल एंड फीमेल चाइल्ड, ओके। ये सिर्फ और सिर्फ मेल और फीमेल चाइल्ड में ही अक्सर देखा जाता है। इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, तो देखिए ब्रॉड फोरहेड, शॉर्ट नेक, फ्लैट हैंड, डिस्टर्बिंग फिंगर, ब्रॉड पाम, ओपन माउथ, प्रोजेक्टिंग लोअर लिम्फ, लॉन्ग एक्स्ट्रोलिक टंग, मेंटली रिटार्डेड, देयर मैक्सिमम लाइफ स्पैन इज 30 to 40 ईयर्स, ओके। इतना क्लियर हुआ कि देखिए डाउन सिंड्रोम से जो भी बच्चे परेशान हैं, उनका जो फोरहेड होता है वो चौड़ा होता है, गर्दन छोटी होती है, हाथ उनका फ्लैट होता है, ठीक है, फिंगर्स बहुत ही चौड़ी चौड़ी और छोटी छोटी सी होती हैं। अगर हम पंजे की बात करें तो वो भी काफ़ी चौड़ा होता है, उनका मुंह हमेशा खुला रहता है, माउथ ओपन रहता है, ठीक है। और इनका जो लोअर लिम्फ रहता है वो प्रोजेक्ट टाइप में रहता है, ठीक है। और इनकी जो जीभ रहती है वो हमेशा बाहर रहती है, यानी कि इनकी जीभ काफ़ी बड़ी होती है। और ये मेंटली रिटार्डेड होते हैं, यानी कि इनका जो माइंड है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है, ठीक है। और ये बस 30 से 40 साल तक ही जीवित रह पाते हैं, इससे अधिक ये जीवित नहीं रह पाते हैं ऐसे बच्चे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। अगर हम बात करें क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की, तो ये इट इज ट्राइसोमेट, ओके। ये ट्राइसोमिक होता है फॉर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दैट मीन्स 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं इसमें। इन दिस टाइप ऑफ सिंड्रोम मेल एंड फीमेल बोथ आर ऑब्जर्व इन द फॉर्म ऑफ सुपर मेल एज वेल एज सुपर फीमेल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि या तो फिर एक दोनों में, मेल में या तो एक्स्ट्रा कैरेक्टर एक बढ़ जाता है तो सुपर मेल हो जाता है, ठीक है। और या फिर हो सकता है कि फीमेल में एक और एक्स्ट्रा कैरेक्टर बढ़ जाए तो वो सुपर फीमेल हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। उसके बाद हमें पढ़ना है टर्नर सिंड्रोम। अगर हम बात करें टर्नर सिंड्रोम की, तो ये एक ऐसा टाइप ऑफ सिंड्रोम होता है जो कि ऑब्जर्व होता है सिर्फ और सिर्फ फीमेल में, ठीक है, जो कि मोनोसोमिक होता है। इन द सेंस ये 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैरी किया रहता है, तो हम कहते हैं उसे टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इन द सेंस उसे क्या क्या लक्षण दिखाई देने लगते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं टर्नर सिंड्रोम के। तो देखिए मैक्सिमम हाइट जो होती है टर्नर सिंड्रोम फीमेल की वो 4 फीट ही होती है, ठीक है। रूडिमेंट्री ऑर्गन मीन्स 1 ओवरी इज एब्सेंट। एक ओवरी उसमें क्या, देखिए फीमेल्स में 2 ओवरी रहती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि 1 ओवरी एब्सेंट हो जाती है, ठीक है, अगर किसी को टर्नर सिंड्रोम किसी फीमेल को है तो, ठीक है। मेंटली रिटार्डेड होंगी, यानी कि माइंड जो है उसका कंट्रोल सही से नहीं रहेगा, ठीक है। अनडेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड एंड स्टेराइल इन नेचर, इनका जो मेमोरी ग्लैंड रहेगा वो भी अनडेवलप रहेगा, यानी कि डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा मेमोरी ग्लैंड का। इनफैक्ट ये स्टेराइल रहेंगी, इन द सेंस ये कभी भी प्रेगनेंसी कैप्चर नहीं कर पाएंगी, ये कभी भी मदर वुमेन नहीं बन पाएगी, ठीक है। जो भी टर्नर सिंड्रोम से परेशान रहेंगे, जो भी फीमेल वो सभी, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है पेटाउस सिंड्रोम। पेटाउस सिंड्रोम क्या होता है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट पेटाउस सिंड्रोम। अगर हम बात करें पेटाउस सिंड्रोम की, तो ये ट्राइसोमिक होता है, यानी कि 13 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। इसके कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, तो इसके कैरेक्टर्स यानी कि इसके जो भी सिम्टम होते हैं वो कैसे होते हैं, देखिए ये नॉर्मेलिटी कंसिस्ट ऑफ प्रोमिनेंस ऑफ पोर्ट्रल पार्ट ऑफ हिल, ठीक है। और क्लिफ्ट लिप होती है, मेंटल डेफिशिएंसी पाई जाएगी और सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, ओके। सो अब लास्ट पॉइंट है क्राइडियोचैट सिंड्रोम, ओके। तो ये क्या होता है, चलिए हम इसे भी समझ लेते हैं। ओके पहले स्टूडेंट देखिए हमें क्राइडियोचैट सिंड्रोम के बारे में स्टडी करना है। तो ये क्या सिंड्रोम है, इस टाइप ऑफ सिंड्रोम डिलीशन ऑफ फिफ्थ आर्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें डिलीशन हो जाता है, डिलीशन ऑफ फिफ्थ आर्म, ठीक है। फिफ्थ आर्म में क्या हो जाता है, डिलीशन हो जाता है। कौन सा सिंड्रोम हो जाता है, क्राइडियोचैट सिंड्रोम, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब ये स्टडी करना है मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है। देखिए 2 टाइप का जेनेटिक डिसऑर्डर था, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमने स्टडी कर लिया। अब हमें स्टडी करना है मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट मेंडेलियन डिसऑर्डर। सेकंड वन इज मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है, इसे हम समझते हैं, ओके। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो म्यूटेशन होता है ना, वो कहाँ होता है, म्यूटेशन जनरली अगर इन सिंगल जीन, ठीक है। म्यूटेशन ज्यादा कहाँ होता है, लगभग म्यूटेशन सिंगल जीन नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से इसी जगह पर जाती है, तो पेडिग्री एनालिसिस की जरूरत पड़ जाती है। पेडिग्री एनालिसिस को पढ़ा मेंडेलियन लॉ, ठीक है।
देखिए मेडिकल डिसऑर्डर को जाती है किसी ने क्या है मेडिकल डिसऑर्डर मेडिकल का तो हम पढ़ेगा मेडिकल लॉस नहीं, ठीक है। तो देखिए मेडिकल डिसऑर्डर में कुछ डिजीज आ जाती है जिन्हें हमें स्टडी करना है, जैसे कि हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंड, सिकल सेल एनीमिया, फीवर क्रोनिक डिजीज, सिस्टिक डिजीज, ये तीन चार डिजीज हैं जिन्हें हमें स्टडी करना है। एक करके सुबह स्टार्ट करते हैं और हीमोफीलिया डिजीज। ओके सो हम स्टार्ट करना है हीमोफीलिया डिजीज के बारे में स्टडी करना है। हीमोफीलिया कैसी डिजीज है, क्या होता है इससे क्या सिम्टम्स होते हैं, चिकन समझ लेते हैं। ओके ये सभी क्या है मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। हीमोफीलिया क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं हीमोफीलिया क्या है। तो इट इज आल्सो ब्लीडर डिजीज, ठीक है। इसे हम और नाम जानते हैं, आल्सो नोन एज ब्लीडर डिजीज। अब मुझे नहीं लगता है कि मैं आपको ऐसा पढ़ा देती हूं, इसका आपको नहीं पता होगा तो ठीक है। आल्सो नोन, ठीक है। तो आल्सो नोन ब्लीडर डिजीज हम लोग ब्लीडर डिजीज के नाम से जानते हैं। ओके इन दिस टाइप ऑफ डिजीज ब्लड coagulating factor like at 8 and 10 factor is outside. This type of disease is also related to X linked. Okay, इसमें क्या होता है कि ब्लड coagulating factor होता है, ब्लड coagulating factor कौन कौन सा, ब्लड coagulating factor 8 and 10 जो होता है क्या होता है, एब्सेंट रहता है। हीमोफीलिया डिजीज जो होती है द ब्लड coagulating factor 8 और 10 जो होता है क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, ठीक है। इस टाइप की डिजीज को हम X linked disease जी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, एब्सेंट दिस टाइप ऑफ डिजीज आल्सो रिलेटेड टू X linked, ठीक है। देखिए ये जो डिजीज होती है ना, ये इनहेरिट करती है, inherit to X link what recessive gene, ठीक है। X linked recessive gene disease क्या करती है, inherit करती है नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। जैसे देखिए आप इसका एग्जांपल समझ लेते हैं, इसका हम एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि ये फीमेल थी जो कैसी थी, कैरियर फीमेल थी, ठीक है। उसको ये डिजीज मतलब इसके चांसेस थे, इसके बहुत सारे डिजीज रही हुई है, इसको लिखी XCX, ठीक है। और मेल का डिसीजन लिखी क्या, नॉर्मल मेल का, ठीक है, नॉर्मल मेल। ओके जिसे हम एक्स वाली लिखेंगे। आप बताइए जब क्रॉसिंग होगा तो बीच में चिल्ड्रन क्या बनेंगे, एक तो XCX, ठीक है। नेक्स्ट क्या बनेगा XC y, इधर XX और इधर XY, यही तो बनेगा नेक्स्ट जनरेशन। मैंने नेक्स्ट जनरेशन नहीं पढ़ी तो देखिए इसमें क्या होगा कि ये जो डॉटर है, ये डॉटर ये कैसी है, कैरियर है, ठीक है। किसी चीज को कैरी हुई है, सेम हीमोफीलिया डिजीज, सेम एनालाइसिस, सेम एनालाइसिस, ठीक है। ये जो मेल है, ये मेल कैसा है, हीमोफीलियल है, हीमोफीलियल मेल है, यानी कि सेम डिजीज है, ठीक। और ये नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल मेल, ये कैसे है, नॉर्मल चाइल्ड है, नॉर्मल चाइल्ड है, ठीक है। और एक फीमेल क्या हुई, कैरियर हुई, और एक मेल क्या हुई, हीमोफीलिया के बाकी दो अच्छे कैसे नॉर्मल चाइल्ड, ठीक है। कैरियर हुई, कोई डाउट नहीं इसमें। अब देखिए अगर मान लीजिए एक फीमेल कैरियर है और जो मेल है वो हीमोफीलियल है, तब अगर लॉस होगा तो नेक्स्ट जनरेशन क्या बनेगी, ये हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक फीमेल थी, ठीक है, जो क्या है, कैरियर है, हीमोफीलिया डिजीज यानी कि XCX नहीं होगी, या फिर आप ये नहीं सकते, या नहीं सकते लेकिन फीमेल कैरियर है आपकी हीमोफीलिया डिजीज बस XX सकते हैं, H फॉर्म है। और मेल जो है क्या है, हीमोफीलियल मेल है, हीमोफीलियल मेल है, यानी कि मेल को हीमोफीलिया डिजीज है, हम उसको क्या लिखेंगे XHY। अब बताइए जब नेक्स्ट जनरेशन कॉज होगी तो जब नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो नेक्स्ट जनरेशन कैसे आएगी, XH ये रहेगी, फिर क्या आएगी XHY, नेक्स्ट XHX एंड लास्ट वन इज XY, यही रहेगी। अब देखिए ये फीमेल जो है ये कैसे रहेगी, हीमोफीलियल डॉटर, ये डॉटर कैसी है, ये जो पेरेंट्स थे जो कैरियर फीमेल हीमोफीलियल मेल थे, इनकी जो डॉटर कैसी होगी, हीमोफीलियल डॉटर हो गई। एक क्या हुआ, हीमोफीलियल सन हो गया, ठीक है। ये कैसी डॉटर है, तो ये है कैरियर डॉटर और ये नॉर्मल सन, ठीक है। क्लियर भाई कैसे क्रॉसिंग हुई और क्या है इसके बने चाइल्ड वाले कैसे बने, इनके अंदर कैसे डिजीज आई, सब क्लियर हो गया। हीमोफीलिया डिजीज आई बात हो क्लियर होगी। अब हमें पढ़ना है कलर ब्लाइंड डिजीज, ठीक है। कलर ब्लाइंड डिजीज क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और ये कैसे ट्रांसफर होता है जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन, चलिए समझ लेते हैं। इफ वी टॉक अबाउट कलर ब्लाइंड डिजीज, तो ये भी डिजीज कैसी है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ठीक है। इस डिजीज को हम एक और नाम जानते हैं, वो क्या है, प्रोटॉन डिफेक्ट डिजीज, ठीक है। प्रोटॉन डिफेक्ट डिजीज के नाम से भी हम जानते हैं कि कलर ब्लाइंड डिजीज को, ठीक है। इनफैक्ट हम इसे एक और नाम से जानते हैं, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड। इसमें जो पर्सन कलर ब्लाइंड है, जो भी पर्सन सफर कर रहे होते हैं उनकी किस कलर में ज्यादा शरीर होता है, देखते हैं तो रेड और ग्रीन हो सकता है। ये रेड कलर ग्रीन कलर से देखा है और ग्रीन कलर को रेड कलर समझ आते हैं, ठीक है। तो ये डाउट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए कलर ब्लाइंड डिजीज समझना है, कलर ब्लाइंड डिजीज में पर्सन जो होते हैं जो डिसेबिलिटी होती है कलर ब्लाइंड की, वो रेड और ग्रीन कलर को पहचानने में एबल नहीं होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं। ग्रीन कलर हो सकता है रेड कलर समझते हो और रेड कलर ग्रीन कलर समझते हो, उनकी आई से क्लियर दिख नहीं पाता है वो कलर कौन सा है, रेड और ग्रीन में ही कंफ्यूज जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये डिजीज होती है एक्स लिंक्ड डिजीज, ये भी इनहेरिटेबल होती है, ये भी डिजीज क्या होती है, इनहेरिटेबल होती है टू एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन पे ये भी डिजीज क्या होती है, इनहेरिटेबल होती है, ओके। इनफैक्ट अगर हम रियलिटी देखें तो 8% मेल होते हैं, लगभग 8% मेल जो है वो क्या कर रहा है, सफर कर रहा है इस डिजीज से फ्रॉम कलर ब्लाइंड डिजीज, ठीक है। कलर ब्लाइंड डिजीज से लगभग 8% मेल आज के टाइम क्या कर रहे हैं, सफर कर रहा है, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो देखिए चलिए इसका एग्जांपल समझ लेते हैं कलर ब्लाइंड डिजीज का। देखिए मैं सभी के एग्जांपल्स आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आप लोग अपने एग्जांपल क्लियर कर सकते हैं कि भाई फीमेल है तो कैरियर है, मेल है तो टोटल डिजीज है उसको या फिर डिजीज भी देखते हैं, क्योंकि इस एग्जांपल भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अपने एग्जांपल आपको समझ में नहीं समझ आता है, किसी एग्जांपल में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, कमेंट करके बताइए क्या डाउट है, फिर मैं आपको जवाब देता हूं, ठीक है। देखिए कलर ब्लाइंड डिजीज का एग्जांपल आपको दे देती हूं। जैसे ये फीमेल, ठीक है, जो क्या है, कैरियर फीमेल है, तो इसे हम कैसे कलर ब्लाइंड डिजीज से स्टार्ट होता है, XC ठीक है। और एक मेल है जो कि कलर ब्लाइंड मेल है, कलर ब्लाइंड क्या है, मेल है,
ठीक है। जब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, कौन सी कैसे लिखेंगे, एक्सी लाइन है ना, ये वाला लाइन में जब दोनों क्रॉस होगा, वो कंप्लीट करेंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, बताइए क्या बनेगा, एक्स सी एक्स सी, ठीक है। इधर क्या बनेगा, एक्स सी वाई, इधर बताइए एक्स सी एक्स, और इधर एक्स वाई, यही तो फोर जनरेशन बनेगी। देखिए ये जनरेशन क्या होगी, कलर लाइन होगी, कलर लाइन डॉटर, ये डॉटर होगी, ये कैसी होगी, कलर लाइन हो गया, ये कलर लाइन से बनाई जाएगी, ठीक है। जो ये मेन होगा मतलब सन होगा, वो भी कैसा है, कलर लाइन होगा, लाइन सन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, कैरियर फीमेल, और उसके बाद नॉर्मल सन, ठीक है। इसे आप यहाँ नोट कर लीजिए, क्या है ना नॉर्मल, ठीक है। देखिए आप ये मत समझिएगा, ये कहने का मतलब यहाँ बिल्कुल नहीं है कि जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वही कलर लाइन होगा, हो सकता है फर्स्ट चाइल्ड आपका नॉर्मल सन भी हो जाए, हो सकता है फर्स्ट चाइल्ड नॉर्मल हो जाए, या फिर कलर लाइन से कलर लाइन हो जाए। इसका ये बिल्कुल नहीं होगा कि दोनों पहला ही रहेगा, पहला सन भी हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, कलर लाइन हो सकता है, कैरियर हो सकता है, ठीक है। यहाँ ये बिल्कुल नहीं है कि पहला जो उन लोगों का पहला बेबी आएगा यही रहेगा और आखिरी फोर्थ सन मेरा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है सब, ठीक है। यहाँ से क्रॉस लाएगा, क्रॉस से तो आपको सिर्फ प्रोसेस समझाया गया है कि एक कलर लाइन ऑर्डर है, किसी संभावना है, ठीक है, चांसेस की कलर लाइन है, कलर लाइन ऑर्डर है, या फिर कलर और लाइन ऑर्डर है, ये चारों चीजों की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन मेल जो है कोई करियर नहीं होता है, इसका हम करियर में नहीं बना सकते, ठीक है। तो यही चारों चीजों की पॉसिबिलिटी है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है यही फोर टाइप्स रहेंगे, और पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा तो मतलब नहीं है सीरीज यही रहेगी, सीरीज कैसे ले सकती है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट सिकल सेल एनीमिया डिजीज। सिकल सेल एनीमिया डिजीज क्या होती है, ठीक है। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, इसकी फर्स्ट वो होती है, ये क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, मेंटल डिसऑर्डर कैसा होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है फॉर व्हाट, फॉर हीमोग्लोबिन, फॉर हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन के लिए जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन में होती है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है ना, इस वजह से क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट इनटू सिकल शेप। हीमोग्लोबिन किस शेप में कन्वर्ट हो जाता है, सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्यों, अच्छा क्यों सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है, ये तो पॉइंट है, ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन, इसमें पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, इसके में हीमोग्लोबिन में पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। और हीमोग्लोबिन कौन से चेन में होता है, ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कौन से चेन में, हीमोग्लोबिन व्हाट बताइए, सोचिए आपने लिख दिया पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन में इसका क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, इस वजह से हीमोग्लोबिन जो होता है सिकल शेप का हो जाता है, सिकल शेप क्या होता है, जैसे कि सिकल आप लोग सभी का होता है वो, जैसे कि पैसिव टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, मतलब कि सी टाइप का इस टाइप में हो जाता है, हमारी हीमोग्लोबिन कुछ टाइप का हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं सिकल शेप, ठीक है। देखिए इस साइड में क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, इस पोजीशन में वो चेंज कर जाता है, फॉर्म करता है ग्लाइसिन अमीनो एसिड, ठीक है। इस समय क्या होता है कि सिक्स्थ पोजीशन था क्या, ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड वो चेंज हो जाता है एंड फॉर्म करता है, बनाता है फॉर्म वेलाइन अमीनो एसिड बनाता है, वेलाइन अमीनो एसिड को, ठीक है, वेलाइन अमीनो एसिड को बनाता है, ओके। तो इस वजह से इसका जो शेप हो जाता है उसी पर, तो इस वजह से इसका शेप होता है उसका शेप हो जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से इधर वेलाइन अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो होता है क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना बंद हो जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये पर्सन क्या करता है, सिकल सेल एनीमिया डिजीज कॉज होता है। तो इसी वाला सिकल सेल एनीमिया डिजीज, आई होप आपको सिकल सेल एनीमिया डिजीज क्लियर हो गई, आपको डाउट नहीं सिकल सेल एनीमिया डिजीज, ठीक है। अब देखिए अब हमें समझते हैं फेनिलकेटोनुरिया डिजीज क्या होती है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ी डिजीज अच्छी चीजें पढ़ना, उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फेनिलकेटोनुरिया डिजीज और सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। चलिए समझते हैं फेनिलकेटोनुरिया डिजीज क्या है। फेनिलकेटोनुरिया डिजीज ये कैसी डिजीज है, ये तो मेंटल डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है, कैसे क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। इससे समझना चाहिए, चलिए हम समझते हैं। फेनिलकेटोनुरिया डिजीज होती है क्या, नॉर्मल इंक्रीज ऑफ फेनिलएलानिन, ठीक है, इन ब्लड। फेनिलएलानिन होता है ना, ये कहां से पता है, ब्लड में, तो ये एब्नॉर्मली इंक्रीज करता है, वैसे नॉर्मली इंक्रीज करती है, लेकिन ये क्या करता है, एब्नॉर्मली इंक्रीज करता है, ठीक है। क्यों एब्नॉर्मली इंक्रीज करता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फेनिलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। फेनिलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज जो है क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, इसी वजह से क्या करता है, एब्नॉर्मली इंक्रीज करता है, ठीक है। ये क्या है, फेनिलहाइड्रोक्सिलेज क्या है, नहीं ये एक प्रकार का एंजाइम, ठीक है। जब ये सब पूरी प्रोसेस होती है तो क्या होता है, देन फेनिलपाइरुविक एसिड होता है, ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज इन ब्लड में फेनिलपाइरुविक एसिड क्या करता है, इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से कॉज क्या होता है, इससे कॉज क्या होता है कि ब्रेन होता है, ब्रेन डैमेज, ब्रेन क्या होता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है। जिस भी पर्सन फेनिलकेटोनुरिया डिजीज होती है उस पर्सन का जो यूरिन आता है, ठीक है, यूरिन किस कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है, यूरिन ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली ब्लैक कलर हो जाता है इन कांटेक्ट टू एटमॉस्फेयर, जब ये एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में जब वो पर्सन यूरिन क्या करता है, सिक्रीट कर देता है, ठीक है। तो उसका यूरिन जब एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में आता है तो यूरिन किस कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। फेनिलकेटोनुरिया डिजीज हम लोग क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं, फेनिलकेटोनुरिया डिजीज में कोई डाउट है आप कमेंट करिए, आप लोग का डाउट क्लियर कर दीजिए। अब लास्ट डिजीज है इस चैप्टर की, जिसे कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो चलिए समझते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज ये कैसी बीमारी है, इसमें क्या होता है, इसमें हम इसे समझते हैं, लेकिन हमें तो बात होता है ये क्या है, मेंटली डिसऑर्डर है, ये तो क्या है भाई, ये सब डिजीज क्या हो रहा है, मेंटली डिसऑर्डर डिजीज हो रहा है, ठीक है। और इसके बारे में क्या जानना है, ये कॉज होती है
caused by single autosomal recessive जीन, ये सिंगल autosomal recessive जीन की वजह से क्या होती है, कॉज होती है। और जब ये डिजीज कॉज होती है तो ये कंट्रोल कर जाती है, कंट्रोल कर देती है, कंट्रोल की एंजाइम, वो एंजाइम को कंट्रोल कर देती है विच फ्रॉम इन ग्लाइकोप्रोटीन पर, वो एंजाइम जो ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है हमारे ब्लड में, उसको ये क्या कर देती है, कंट्रोल कर देती है। ठीक है, इस वजह से हमारे ब्लड क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बनता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स होते हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं, तो इसके सिम्टम क्या क्या है, चलिए हम सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज के एग्जांपल समझ लेते हैं, क्या क्या इसके एग्जांपल्स हैं। अगर हम बात करें सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज के सिम्टम्स की, तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, सोचिए, बताइए। देखिए, इसकी वजह से अफेक्टेड पार्ट कौन कौन से होंगे, देखिए अफेक्टेड पार्ट होंगे, अफेक्टेड पार्ट की अगर हम बात करें तो वो है लिवर अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर स्वेट ग्लैंड इसकी वजह से अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और क्या होगा, इसकी भी अफेक्टेड हो जाती है। ठीक है, इन द क्लियर वैसे सिम्टम्स क्लियर हुए। अब हमें बात करें इसके वेरिएशन की। ठीक है, अगर हम सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज के वेरिएशन की बात करें तो इसमें वेरिएशन कैसे होता है, क्या होता है, देखिए वेरिएशन मतलब वेरिएशन क्या होता है, तो वेरिएशन का सिंपल फॉर्म ये होता है कि डिफरेंस बिटवीन पैरेंट एंड चाइल्ड इज नोन एज वेरिएशन। एक पेरेंट्स से और बच्चे में जो डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, हम सभी लोग अपने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे अंदर डिफरेंस आएगा वो क्या होता है, वही होता है वेरिएशन, उसी को वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, देखिए वेरिएशन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। ठीक है, वेरिएशन इज ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है, 2 टाइप का। फर्स्ट होता है सोमैटोजेनिक वेरिएशन और सेकंड होता है व्हाट, ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। ठीक है, एक होता है सोमैटोजेनिक वेरिएशन और एक होता है ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। तो चलिए हम समझ लेते हैं सोमैटोजेनिक वेरिएशन क्या है और ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन क्या है। फर्स्ट अगर हम बात करें सोमैटोजेनिक वेरिएशन की, कैसा वेरिएशन होता है, सोमैटोजेनिक वेरिएशन क्या होता है, तो देखिए ये इनहेरिटेबल नहीं होता है। ठीक है, तो हम ये सिंपल लिख सकते हैं, इट इज नॉट इनहेरिटेबल, ये इनहेरिटेबल नहीं होता है, ये इनहेरिट नहीं करता है नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, अब देखिए सेकंड होता है कौन सा वेरिएशन, ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन है ना, ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। तो ये कैसा वेरिएशन की, कोई टाइप का वेरिएशन, तो एक हो गया सोमैटोजेनिक वेरिएशन और एक हो गया ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। सोमैटोजेनिक समझ में आ गया कि इनहेरिटेबल नहीं होता है नेक्स्ट जनरेशन में, बल्कि ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन की हम बात करें तो ये जो है इनहेरिटेबल होता है। ठीक है, इसे हम जर्मिनल वेरिएशन के नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज जर्मिनल वेरिएशन। ठीक है, ये जो होता है इनहेरिटेबल, इन नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है, इनहेरिट कर जाता है। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या है, कलर लाइन और डायरेक्ट हीमोफिलिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, ये सब हो जाते हैं इसके एग्जांपल। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें सोमैटोजेनिक वेरिएशन की, सोमैटोजेनिक वेरिएशन का एग्जांपल देखिए आपके सामने ये सिस्टिक फाइब्रोसिस और सिस्टिक फाइब्रोसिस में आपको काफी क्लियरली डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब हमें पढ़ना है हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, और हां शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओके, क्लास में सभी स्टूडेंट्स को बेल आइकन प्रेस करिए, इससे जो वीडियोस अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच सके। कोई भी डाउट कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम के बारे में, एग्जाम के बारे में नहीं बोल जानना चाहिए। ओके, तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू।